हे क्यूटीज, आज की स्टोरी में मिलो एक ऐसे साइको जालिम पोजेसिव सीईओ से जो शैतान से कम नहीं है और एक बेचारी लड़की जिसे ये अपने जाल में फंसा लेता है। ये कोई हीरो नहीं, एक शैतान है जो एक लड़की की लाइफ में तूफान की तरह आता है और उसे अपनी ऑब्सेशन बना लेता है। गाइस, पहले ही बता दूं, इसमें आपको एक पोजेसिव लवर का जुनून, जबरदस्ती वाला रोमांस और हॉट सीन्स भर भर के मिलेंगे, तो दिल थाम के बैठो और चलो शुरू करते हैं। हाय गाइस, तो हमारी स्टोरी शुरू होती है हमारी फीमेल लीड लॉयर जो से जिसे खबर मिलती है कि उसके घर में आग लग गई है और तभी उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसमें उसे धमकी दी जाती है कि वो उसका करियर भी बर्बाद कर देगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने उसकी फैमिली को बर्बाद किया है, ताकि उसे बड़ी बड़ी कंपनियों पर केस करने और उनके प्रोजेक्ट्स रोकने का मजा आ जाए। जो को समझ नहीं आता कि ये कौन है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहले से ही वहाँ थी। वो ये देखकर पूरी तरह टूट जाती है कि उसके मॉम डैड की मौत हो चुकी है और उसकी बहन अभी भी अंदर फंसी है जिसे वो लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर मिस्टर यू का बटलर जून भी मौजूद था। वो तुरंत जाकर यू को सारे अपडेट्स देता है और बताता है कि माँ बाप तो मर गए लेकिन छोटी बहन बच गई है। यू ये सब चुपचाप सुन रहा था। आखिर ये यू है कौन और यहाँ कर क्या रहा है। खैर, दिन बीतते हैं और डॉक्टर चो को बताती है कि उसकी बहन को एक ऑपरेशन की जरूरत है क्योंकि उसे बहुत गहरी चोटें आई हैं, लेकिन ऑपरेशन बहुत महंगा है क्योंकि उसका आधा हिस्सा तो प्लास्टिक सर्जरी का है। उन निशानों के लिए जो आग से हुए हैं, जाहिर है चो के पास इतने पैसे नहीं थे। वो पूरी तरह से टूटी हुई और हारी हुई थी और उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी फैमिली के साथ ऐसा किसने किया। कोई भी उसकी हेल्प करने को तैयार नहीं था जब तक कि उसने देश के कुछ बड़े नामों को पब्लिकली ब्लेम नहीं कर दिया कि उसे शक है कि इस आग के पीछे वही लोग हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि उसका लॉयर का लाइसेंस ही छीन लिया गया। अब वो ना तो अपनी फैमिली का केस लड़ सकती थी और ना ही सच का पता लगा सकती थी, पर वो किसी भी कीमत पर उनका बदला लेना चाहती थी। बदकिस्मती से उसके पास अब पैसे भी खत्म हो गए थे क्योंकि वो एक गरीब फैमिली से थे और जो कुछ भी था वो उसने अपनी बहन के ट्रीटमेंट पर खर्च कर दिया था। एक दिन जब वो हॉस्पिटल का बिल देख रही थी तो उसने देखा कि पूरा अमाउंट ऑलरेडी पे हो चुका है। उसने नर्स से पूछा, ये पैसे किसने दिए? तो नर्स ने एक आदमी की तरफ इशारा किया जो फौरन उसके पीछे भागी, लेकिन तब तक वो आदमी कार में बैठ गया और उसने शीशा ऊपर कर लिया ताकि जो उसे देख ना पाए। जो ने उसके बटलर से पूछा, तुमने मेरी बहन के इलाज के पैसे क्यों दिए? तो उसने उसे अपना कार्ड दिया और बोला, कल इस पते पर आकर बॉस से मिल लेना, वो तुम्हें सब कुछ बता देंगे। और ये कहकर वो चला गया। जो सोच में पड़ गई कि आखिर ये कौन है और ऐसा क्यों कर रहा है। अगले दिन वो उससे मिलने गई। यू ने उससे माफी मांगी कि उसने उसे इस तरह अचानक बुलाया। फिर वो बोला, मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ, तुम्हें पैसे चाहिए, बहुत सारे पैसे, और मुझे एक जासूस की जरूरत है। तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम्हें चाहिए। शर्त बस इतनी है कि तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहता हूँ, लेकिन इसमें कोई मर्डर या जेल जाने वाला काम नहीं होगा। जो उसे घूर कर देखती रही है। वो कंफ्यूज थी। वो बोली, लेकिन मैं ये क्यों? यू बोला, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत रिसर्च की है और तुम इस रोल के लिए सबसे परफेक्ट हो, और तुम्हारे आज के हालात को देखते हुए कि तुम गरीब हो और तुम्हारा लाइसेंस भी छिन चुका है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा हथियार हूँ, तो इसका सही इस्तेमाल करो। चो को वो धमकी वाला मैसेज याद आया, फिर अपनी बहन का ऑपरेशन याद आया और ये भी कि उसे केस की जांच के लिए एक इन्वेस्टिगेटर और एक बड़े लॉयर की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए उसके पास पैसे नहीं है। उसे अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए कुछ भी करना ही पड़ेगा। तो उसने यू की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और डील मान ली। उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। उसका पहला मिशन था फैमिली के तीसरे और सबसे छोटे बेटे यूनसान की पर्सनल बटलर बनना, जो कंपनी के प्रेसिडेंट्स में से एक है। उसे यूनसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना था और उसकी जासूसी करनी थी, क्योंकि यूनसान को कमजोर औरतें देखकर बहुत दया आती है। यू ने कंपनी के एक आदमी के साथ मिलकर प्लान बनाया कि वो चो के साथ बुरा बर्ताव करेगा ताकि यूनसान को उस पर तरस आए और वो उस पर ध्यान दे, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। यूनसान आया और उस एम्प्लॉय पर चिल्लाया, तुम एक औरत के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हो? फिर वो जो के साथ बैठा, उसकी चोट पर मरहम लगाया और बोला, मैं हैरान हूँ कि तुम इतनी बड़ी लॉयर होने के बाद पर्सनल बटलर की जॉब के लिए क्यों अप्लाई कर रही हो। जो ने उसे बताया कि उसके पेरेंट्स उस फेमस आग वाले हादसे में मर गए और झूठे केस करके उससे उसका लाइसेंस छीन लिया गया। अब वो गरीब है और उसके पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है, इसीलिए जिंदा रहने के लिए वो ये जॉब कर रही है और वो सब कुछ करेगी जो उससे कहा जाएगा। यूनसान को उस पर बहुत तरस आया और वो मुस्कुराया क्योंकि उसे औरतों के लिए हीरो बनने और उन्हें प्रोटेक्ट करने में मजा आता था। उसने जो को बताया कि उसने उसे जॉब पर रख लिया है। इधर जो हैरान थी कि यू आखिर इस फरिश्ते जैसे इंसान की जासूसी क्यों करवाना चाहता है। जो फिर यू के पास गई उसे बताने की क्या हुआ। यू उस वक्त स्विमिंग कर रहा था, आई मीन हॉटनेस ओवरलोडेड। जब वो बाहर निकला तो बोला, ये तुम्हारा पहला मिशन है। जो ने पूछा, और दूसरा मिशन क्या है? यू बोला, तुम तो बहुत लालची हो और पैसों
के लिए मरती हो? चो ने जवाब दिया, मेरे हालात तुम्हारे जैसे नहीं है। तुम तैरना जानती हो? चो बोली, नहीं। यू बोला, ठीक है तो पानी में कूदो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। चो बिना एक पल सोचे पानी में कूद गई। यू उसकी हिम्मत और डेयरिंग देखकर शॉक रह गया। उसे एहसास हुआ कि वो कितनी मजबूर है और उसे उस पर और भी तरस आने लगा। कुछ देर हो गई और चो बाहर नहीं निकली। यू को टेंशन होने लगी क्योंकि वो स्विमिंग नहीं जानती थी। वो फौरन पानी में कूदा और उसे आखिरी मोमेंट पर बचाया। उसका दिल चो के लिए धड़क उठा। उसने चो से पूछा, क्या तुम मेरी मिस्ट्रेस बन सकती हो? चो शॉक रह गई। यू ने उसे समझाया कि उसे सीक्रेट में एक मिस्ट्रेस चाहिए जिसके बारे में कोई ना जानता हो, और फिर वो उस पर हावी हो गया। चो उसे दूर नहीं कर पा रही थी और आखिर में उसने हार मान ली। यू उसे जबरदस्ती अपनी जगह पर ले गया। अगली सुबह जब चो उठी तो यू बोला, तुम्हारा दूसरा मिशन है यू इंसान के बच्चे से छुटकारा पाना। चो ने जवाब दिया, मैं किसी को मारने वाली कोई बुरी इंसान नहीं हूँ। यू बोला, ये मर्डर नहीं है, बच्चा अभी अपनी माँ के पेट में 1 महीने का भी नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसका अबॉर्शन करवा दो। जब उसने देखा कि चो मना कर रही है तो उसने उसे मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। क्या तुम चाहती हो कि डैड को पता चले कि उनका एक पोता है और वो सारी जायदाद और कंपनी का कंट्रोल उसे सौंप दे और मैं कंगाल हो जाऊं? अच्छा, तो फिर तुम्हारी बहन के ऑपरेशन के पैसे कौन देगा और तुम्हें जिंदा रहने के लिए पैसे कौन देगा? वो बहुत चालाक था और उसके दिमाग पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन जो कंपनी गई क्योंकि वहाँ एक मीटिंग थी और अब वो छोटे भाई यूनसान की पर्सनल सेक्रेटरी बन चुकी थी। हमें पता चलता है कि छोटे भाई यूनसान के पास 12% शेयर्स हैं। यो जो बीच वाला और नाजायज बेटा है उसके पास सिर्फ 8% है और सबसे बड़े भाई चोई के पास 10% शेयर्स हैं। बड़ा भाई हमेशा यू को ताना मारता था कि वो एक नाजायज बेटा है क्योंकि उसके डैड ने उसकी माँ से बिना शादी किए उसे पैदा किया था। यू इतने सालों से हर बार अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने की कोशिश करता था। जो वहीं खड़ी ये सब सुन रही थी। चोई ने यूनसान से कहा, ये है तुम्हारी नई बटलर, तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी मंगेतर इससे जेलस होगी? यूनसान बोला, मेरी मंगेतर मुझ पर भरोसा करती है। अगले दिन यूनसान ने चो को उनके साथ ही रहने के लिए बुला लिया क्योंकि वो उसकी पर्सनल बटलर है और उसे कभी भी उसकी जरूरत पड़ सकती है। ये सब यू की प्लानिंग का हिस्सा था क्योंकि उसे पता था कि ऐसा ही होगा। ये चो के लिए एक मौका था कि वो यूनसान की मंगेतर के नाश्ते में अबॉर्शन की दवा मिला दे क्योंकि आज उनकी सगाई की पार्टी थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी और जब वो पलटी तो यूनसान को देखा। वो बोला, मैंने तुम्हें डरा दिया, सॉरी, आज मेरी सगाई है और मैं थोड़ा नर्वस हूँ। जब वो उसके हाथ से कुछ लेने के लिए आगे बढ़ा तो चो ने वो दवा जल्दी से फेंक दी। यूनसान को उसकी चिंता हुई और वो बोला, सबसे जरूरी बात ये है कि तुम ठीक हो, सॉरी, लगता है मैंने तुम्हें टेंशन दे दी। और वो चला गया। जो कंफ्यूज थी कि ये तो एक फरिश्ता है, यू इससे इतनी नफरत क्यों करता है। सगाई की पार्टी शुरू हुई और यूनसान ने सबको बताया कि उसकी मंगेतर प्रेग्नेंट है। इसका मतलब था कि अब उसके डैड उसे कंपनी सौंप देंगे क्योंकि वो किसी भी हाल में एक पोता चाहते थे। यू ने चो की तरफ देखा कि उसने उसका अबॉर्शन क्यों नहीं करवाया, लेकिन तभी अचानक एक आदमी आया और उसने खुद को बच्चे का असली बाप बताया। यूनसान नहीं। ये सबके लिए एक बड़ा शॉक था। यू ने चो को अपनी आंखों से घूरते हुए धमकी दी क्योंकि ये वो नहीं था जो उसने करने को कहा था। चो ने उसके प्लान को अपने तरीके से पूरा करने का फैसला किया था। बच्चे को मारने के बजाय उसके मंगेतर के डैड भड़क गए और यूनसान पर चिल्लाए कि उसकी मंगेतर किसी और से प्रेग्नेंट निकली और उसने उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। उन्होंने कहा कि वो उसे कंपनी की प्रेसिडेंटशिप से हटा देंगे, लेकिन यू को ये सब पसंद नहीं आया। वो गुस्से से जल रहा था। बाद में उसने चो को एक जगह बुलाया और उसे एक ड्रिंक ऑफर करते हुए कहा, मुझे लगता है तुम ये डिजर्व करती हो। चो ने उसे चैलेंजिंग लुक देते हुए कहा, अगर तुम्हें लगता है कि मैं इसे डिजर्व करती हूँ तो हाँ, मैं करती हूँ। वो उस पर बहुत हार्ड हुआ और उसे जबरदस्ती वो ड्रिंक पिला दी और बोला, हाँ तुम इसे डिजर्व करती हो, लेकिन मेरे तरीके से। वो चो के किए से बहुत ज्यादा पिस्ड ऑफ था। वो बोला, तुमने अपने दिमाग से काम लिया और मेरे ऑर्डर्स तोड़े, तुम्हें पता भी है तुमने क्या कर दिया है। चो बोली, मैंने रिजल्ट तो वही दिया, तुम चाहते थे कि बच्चा ना रहे ताकि वो कंपनी पर कब्जा ना कर ले, और मैंने अपने तरीके से बच्चे को रास्ते से हटा दिया। यू गुस्से में बोला, तुम्हें इसके अंजाम का अंदाजा भी नहीं है, तुमने दरवाजा सिर्फ भिड़ाया है, बंद नहीं किया है। गुस्सा उस पर हावी था, लेकिन वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर रहा था ताकि वो उस पर हाथ ना उठा दे। जो बोली, हाँ मैं उन लोगों से बदला लेने की कोशिश कर रही हूँ जिन्होंने मेरी फैमिली को मारा, लेकिन मैं एक जान नहीं ले सकती। यू बोला, ये मिशन खत्म हुआ, अब तुम यूनसान के पास जा सकती हो और अपनी असिस्टेंट का रोल निभा सकती हो, लेकिन आगे से अपने दिमाग से काम मत लेना, जो मैं कहूँ वही करना। चो ने उसे थैंक्स कहा और चली गई। यू को आने वाले खतरे का अंदाजा हो रहा था। जो यूनसान के पास गई, जो नशे में धुत था, उसने चो को अपनी मंगेतर समझ लिया और उसे गले लगाकर रोने लगा और उससे उसे ना छोड़ने की भीख मांगने लगा। चो ने उसे बताने की कोशिश की कि वो उसकी मंगेतर नहीं है। जब यूनसान को होश आया तो वो उससे दूर हटने लगा और माफी मांगी। जब चो उसे होश में लाने के लिए कुछ लेने जाने लगी तो उसने उसे खींच लिया और बोला, मेरा दिल बहुत
बहुत दुख रहा है, प्लीज मेरे साथ रहो। छो उसे ना नहीं कह सकी। आखिर बड़े बॉस का ऑर्डर जो था। उसी वक्त यू आग लगने की घटना की जांच कर रहा था। जून ने उसे बताया कि आग के समय वहाँ एक आदमी था जिसके चेहरे पर चोट का निशान था और वो बहुत अजीब तरह से घूर रहा था। जब उसने उसके बारे में पता किया तो पाया कि उस पर कई केस चल रहे हैं और वो भागा हुआ है। जून ने कहा कि वो उसे ट्रैक करने की कोशिश करेगा ताकि वो उस तक पहुंच सके, क्योंकि यकीनन उसे किसी ने आग लगाने के लिए भेजा होगा। अगर वो उसे पकड़ लेंगे तो वो असली मास्टरमाइंड तक पहुंच जाएंगे। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब यू ने नहीं किया था, तो फिर किसने और क्यों? अगले दिन जब सब नाश्ता कर रहे थे तो डैड ने उन्हें बताया कि वो एक बड़ी पार्टी रखने वाले हैं जिसमें एक मशहूर बिजनेसमैन की बेटी भी आएगी। उनमें से किसी एक को उसे अपने जाल में फंसाना होगा और उससे शादी करनी होगी बिजनेस के लिए। जो भी ऐसा करेगा उसके शेयर्स में 10% का इजाफा होगा। जाहिर है ये भाइयों के बीच एक जंग थी, क्योंकि सबसे कम शेयर्स यू के पास थे, सिर्फ 8%। उसके साथ वैसे भी बुरा बर्ताव होता था, ऊपर से वो नाजायज बेटा था। ये उसके लिए खुद को साबित करने का एक मौका था। अचानक यूनसान की मंगेतर वहाँ आ गई और सबको बताया कि उसके पेट में जो बच्चा था वो यूनसान का ही था। लेकिन दूसरे भाई ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो उससे नफरत करता है और नहीं चाहता कि उसे कंपनी मिले। उसने कहा उसने मुझे बच्चे को गिराने के लिए बहुत सारे पैसे दिए, अगर मैं उसकी बात नहीं मानती तो वो मुझे मार डालता। उसने उन्हें यू के नाम और स्टैम्प वाला एक चेक दिखाया। यू चुपचाप बैठा सब सुन रहा था। उसने ऐसी सिचुएशन का अंदाजा लगा लिया था। जो शॉक में थी उसे यू की बात याद आई, तुम्हें इसके अंजाम का अंदाजा भी नहीं है। और अब वो अंजाम सामने आने लगे थे। अगर उसने शुरू में ही अबॉर्शन करा दिया होता तो ये चैप्टर क्लोज हो जाता। बड़े भाई चोई ने चेक लिया और अपने डैड से कहा ये वाकई यू का स्टैम्प है और पैसा हमारी कंपनी से ही निकला है, वो उसे रास्ते से हटाना चाहता है। डैड ने उससे पूछा क्या यू ने तुमसे खुद बात की थी या कोई बिचौलिया भेजा था? उसने चो की तरफ देखा क्योंकि चो ने ही उसे वो चेक दिया था। असल में ये वही चेक था जो यू ने चो को उसके पिछले मिशन के लिए दिया था और चो ने उसे ये चेक दे दिया था ताकि वो शहर छोड़कर चली जाए और अपने बच्चे को बचा ले। जो सोच रही थी कि वो कम से कम नुकसान में सही काम कर रही है। यू ने चो की तरफ देखा, सिचुएशन को समझा और सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। उसने उस लड़की से कहा तुम बड़ी ढीठ हो, मेरे पैसे भी लिए और अब मेरे खिलाफ गवाही देने भी आ गई। चो शॉक रह गई। यू ने उसे आंखों ही आंखों में ताना मारा, देखा तुमने क्या किया? अब जाकर चो को फैमिली के अंदर का झगड़ा समझ में आया। इस वक्त एक जंग चल रही थी और किसी भाई ने यू को फंसा दिया था ताकि वो कंपनी पर कब्जा करने की रेस में आगे निकल जाए और यू को फैमिली से बाहर निकाल दे। उसके डैड उसे ले गए और कोड़े से उसकी पिटाई करने लगे क्योंकि उसने जानबूझकर अपने भतीजे को मारा था। बड़ा भाई खुश हो रहा था और डैड को और भड़का रहा था। डैड ने उसे ताना मारा कि वो एक हराम का जना है और उन्हें उसकी माँ से मिलने का पछतावा है। यू बोला मतलब मैं हराम का जना हूँ और आपका बेटा नहीं हूँ? चो को याद आया जब उसने नौकरों को बात करते सुना था कि यू और यूनसान की माँ जुड़वा बहनें थी। डैड पहले यू की माँ से प्यार करते थे और उनसे यू पैदा हुआ, लेकिन वो उन्हें छोड़कर भाग गई। तो आखिर में उन्होंने उसकी बहन से शादी कर ली और यूनसान पैदा हुआ। तो यू बड़ा है और फैमिली का दूसरा बेटा है, लेकिन उसे नाजायज या मिस्ट्रेस का बेटा माना जाता है। लेकिन सालों बाद यू की माँ वापस आई और मेंटली अनस्टेबल हो गई थी। उसने यूनसान की माँ पर चाकू से हमला कर दिया ताकि उसे छुटकारा पा सके और फिर से भाग गई क्योंकि वो आखिर में पागल हो गई थी। पिटाई खत्म करने के बाद डैड ने यू से कहा तुम सुबह तक ऐसे ही रहोगे वरना तुम्हें फैमिली से निकाल दिया जाएगा और मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। अगर तुम मेरे बेटे नहीं होते तो मैं तुम्हें जान से मार देता। और वो उसे छोड़कर चले गए। बड़े भाई ने उसे और ताने मारे। यूनसान ने छो से कहा सॉरी कि तुम्हें हमारी फैमिली के प्रॉब्लम्स देखने पड़ रहे हैं, प्लीज तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो और जो देखा उसे भूल जाओ। लेकिन चो का दिल यू के लिए दुख रहा था क्योंकि अगर उसने उसे बचाया नहीं होता तो उसका डैड उसे खत्म कर देता। यू अपनी जगह से नहीं हिला क्योंकि वो अपने डैड की बात मान रहा था। यूनसान उससे नाराज था। रात हो गई और यू अकेले ही दर्द सह रहा था। उसका गुनाह बस इतना था कि वो अपने डैड का बेटा बनना चाहता था और खुद को साबित करना चाहता था। जो उसे दूर से देख रही थी, उसकी सहन शक्ति को देख रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे उस पर इतना तरस क्यों आ रहा है। तभी यूनसान छाता लेकर आया और बोला डैड नहीं चाहते कि हम आपस में लड़े, चलो सुलह कर लेते हैं। यू ने जवाब दिया मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तो वो चला गया। जो हैरान थी और दोनों को कंपेयर कर रही थी, एक शैतान की तरह बर्ताव करता है और दूसरा फरिश्ते की तरह। आखिर इनमें से जालिम कौन है और मजलूम कौन? अगले ही दिन डैड बड़े भाई से बात कर रहे थे और बोले तुम यू के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हो? तुम लोग भाई हो, तुम यूनसान की तरह क्यों नहीं बन सकते? जो एक शरीफ आदमी है, भूल जाता है और माफ कर देता है। वो कल बारिश में उसके लिए छाता लेकर आया था। उसकी तरह एक इज्जतदार और नेक आदमी बनो, कुछ भी हो जाए तुम लोग भाई हो। और वो चले गए। लेकिन जो गुस्से से जल रहा था और उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि दूसरी माँ का बेटा उससे आगे निकल जाए।
और वो सब ले ले जो वो चाहता है। इधर यू ने चो को मैसेज करके अपनी जगह पर बुलाया। जब वो वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि यू दर्द से जमीन पर तड़प रहा है। उसे उस पर तरस आया और उसने उसे उठाने की कोशिश की। वो उसकी चोटों पर मरहम लगा रही थी। दर्द बहुत ज्यादा था और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जब चो बाकी सामान लाने के लिए जाने लगी तो उसने उसे रोक लिया और बोला, यूनसान ने अपनी मंगेतर के साथ मिलकर हमारे खिलाफ साजिश रची है। तुम्हें सावधान रहना होगा। तुम्हें मेरी बात पहले ही सुननी चाहिए थी। चो बोली, ये नामुमकिन है, जरूर कोई और होगा। यूनसान हमारे जैसा नहीं है। वो चिढ़कर बोली, मैं तुम्हारे जैसी बुरी बन गई हूँ, पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन यूनसान एक नेक इंसान है। यू को बहुत जलन हुई। वो उसे खींचता है और उसने जो कहा उसके लिए उसे पनिश करता है और बोलता है, जब वो तुम्हें इतना ही पसंद है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे अपने प्यार में फंसाओ और उसे बर्बाद कर दो। जो ने अपना सामान उठाया और कहा, मैं ये मिशन नहीं कर सकती, प्लीज मुझे कोई दूसरा मिशन दो। तो वो उसे खींचता है और उसे ग्लास वॉल पर ट्रैप कर लेता है और वो चल भी नहीं पाती। यू गुस्से में बोलता है, तुम उसके प्यार में क्यों पड़ गई? मैंने तुम्हें वहाँ जासूस बनकर भेजा था, उसके लवर बनने के लिए नहीं। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लवर हो। और बेचारी चो उससे छूट भी नहीं पाती क्योंकि हर बार की तरह यू उसे जबरदस्ती उसी तरह से पनिश करता है। जब वो अपने कपड़े पहन रही थी तो यू बोला, जब तुम ये मिशन पूरा कर लोगी तो मैं तुम्हारी बहन के लिए सबसे बड़ा प्लास्टिक सर्जन लाऊंगा, लेकिन सावधान रहना, तुम रोशनी में हो और मैं अंधेरे में। अगर कुछ हुआ तो नुकसान तुम्हारा होगा, मेरा नहीं। ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हें कवर कर रहा हूँ। वो उसे छोड़कर चली गई। बाद में डैड ने वो पार्टी रखी जिसके बारे में उन्होंने कहा था। उन्होंने अपने बड़े बेटे चोई को सम्मानित किया क्योंकि वो नया प्रोजेक्ट संभालने वाला था। यू गुस्से से उबल रहा था लेकिन उसे बर्दाश्त करना पड़ा। डैड ने चोई को शो से मिलवाया ताकि वो उसे पटाए और उससे शादी कर ले, लेकिन शो को वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। अचानक यू आया और उससे टकरा गया। वो उस पर चिल्लाई। यू बोला, क्या देख नहीं सकती, और चला गया। शो को गुस्सा आया और वो बोली, तुम इस फैमिली के दूसरे बेटे हो, है ना? क्या तुम्हारे पास मैनर्स नहीं है? यू बोला, वैसे भी ड्रेस खराब है और तुम पर अच्छी नहीं लग रही, तुम्हें इससे बेहतर कुछ पहनना चाहिए। वो बोली, ये दुनिया का सबसे महंगा पीस है। यू बोला, मैं तुम्हारे लिए इससे भी महंगा पीस बना सकता हूँ। शो उसकी कॉन्फिडेंस और बातों में कड़वाहट से इम्प्रेस हो गई और अपना दिल हार बैठी। यू बोला, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और वो उसे चोई की आंखों के सामने से ले गया। चोई का खून खौल रहा था। डैड यूनसान के पास गए और बोले, तुम जाकर शो के साथ अपनी किस्मत क्यों नहीं आजमाते? यूनसान बोला, मैं इस तरह से शादी नहीं करना चाहता, मैं किसी ऐसे इंसान से शादी करना चाहता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। वो दोनों उसके पीछे भाग रहे हैं, यकीनन उनमें से कोई एक आखिर में उससे शादी कर लेगा। चो उसकी बातों से इम्प्रेस हुई। बाद में यू और शो बाहर आए। यू ने उसे एक खूबसूरत ड्रेस पहनाई थी और उसका हाथ भी पकड़ा हुआ था। चो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी कि उनके बीच जो भी है वो सिर्फ काम है और कुछ नहीं, और उसे अभी यूनसान को फंसाना है। जब वो उसे आवाज देने लगी तो उसका पैर मुड़ गया और वो लड़खड़ा गई। यूनसान को उसकी चिंता हुई और उसने कहा कि वो उसे अभी हॉस्पिटल ले जाएगा। जब वो उसे उठाने लगा तो वो उसके इतने करीब आ गई कि गलती से उसे किस कर बैठी। यूनसान घबरा गया और नर्वस हो गया, जैसे ये जानबूझकर नहीं हुआ हो। उसने उसे उठाया और ले गया। उसी वक्त यू और शो वहाँ से गुजर रहे थे। यू अपने दिल और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा था क्योंकि ये सब सिर्फ काम था और कुछ नहीं। चो उसे ताना मारती हुई देख रही थी, जैसे कह रही हो, मैं वही कर रही हूँ जो तुम मुझसे कह रहे हो। शो ने नोटिस किया कि जो यू को अजीब तरह से देख रही है। वो बोली, ये तुम्हारे भाई की बटलर है? मैंने सुना है कि उसने अपनी फैमिली को जलवाने में मदद की थी क्योंकि वो बड़े लोगों के खिलाफ केस लड़ रही थी। यू बोला, क्या तुम उससे जल रही हो? शो बोली, मैं इससे जलूंगी, पर असल में यू जल रहा था और खुद को कंट्रोल कर रहा था। उसने चो से उसकी इयररिंग ले ली और बोला, ये तुम पर अच्छी नहीं लग रही, मैं तुम्हें इससे ज्यादा महंगी और खूबसूरत ला कर दूंगा। चो हैरान हुई, लेकिन तब तक यू उसके दिलो दिमाग पर छा चुका था। रात में यूनसान चो को व्हील चेयर पर लेकर आया। यू इस खूबसूरत ड्रामे को देख रहा था। तुम्हारी लॉयर को क्या हुआ? यूनसान बोला, उसके पैर में मोच आ गई है और डॉक्टर ने कहा है कि उसे थोड़ा आराम करना चाहिए। यू बोला, अच्छा, बड़े हमदर्द बन रहे हो। चो उसे इकट्ठक देख रही थी, आंखों में शिकायत लिए। यूनसान उसे उसके कमरे में ले गया और उसकी देखभाल करने लगा। बोला, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फौरन बुलाना। जब वो जाने लगा था तो चो ने उसे रोका और कहा, तुम्हारे गाल पर लिपस्टिक लगी है और बदकिस्मती से मेरी लिपस्टिक आसानी से नहीं मिटती। क्या तुम बाथरूम से मेरा मेकअप रिमूवर ला सकते हो? मैं इसे साफ कर दूंगी। यूनसान नर्वस हो गया और बोला, ठीक है। और यू बाहर खड़ा सब देख रहा था और जल रहा था, एकदम जंगली शिकारी जानवर की तरह। चो ने वाइप्स लिए ताकि वो लिपस्टिक साफ कर सके और उसे अपने प्यार में फंसा सके। यूनसान उसके इतने करीब होने से बहुत नर्वस था। जब वो उसे अलविदा कह रहा था तो वो उसे तारीफ भरी नजरों से देख रहा था,
जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, यू बोला, तुम तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हो, और उसे दीवार पर घेर लिया। तुम तो मर्दों को बहकाना भी जानती हो, सिर्फ मुझे ही नहीं। जो ने उसे याद दिलाया कि उसी ने ऐसा करने को कहा था और वो सिर्फ अपना मिशन पूरा कर रही है। वो उससे दूर हटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसे रोक रहा था। अपनी मंगेतर पर फोकस करो, मुझ पर नहीं, ताकि तुम जो चाहते हो वो तुम्हें जल्दी से मिल जाए और तुम मुझे अकेला छोड़ दो। यू बोला, तुम्हें अकेला क्यों छोड़ूं? तुम तो मेरी मिस्ट्रेस हो। जब जो ने उसे रिजेक्ट किया तो उसने उसे जबरदस्ती उठा लिया ताकि उसे हर बार की तरह रिजेक्ट करने की सजा दे सके। बाद में वो उसे अपने बगल में सोता हुआ देख रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि अपनी फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल करे, और उसने खुद ही उसे अपने भाई के पास भेजा था उसे फंसाने के लिए, और अब वो खुद उसके प्यार में पड़ गया था। उसके अंदर एक जंग चल रही थी। तभी यूनसान आया और उसे आवाज दी ताकि उसका हाल चाल ले सके। जो घबरा गई। यू उसके और करीब आ गया। आई मीन पकड़े जाओगे गाइस। लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। वो एक जंगली जानवर बन चुका था जो बाहर वाले को जवाब नहीं दे पा रही थी। यूनसान ने सोचा कि वो अभी भी थकी हुई है, इसीलिए उसने उसे आराम करने और जरूरत पड़ने पर कॉल करने को कहा। जब वो चला गया तो यू ने जो को वो इयररिंग पहनाई जो उसने शो से ली थी और बोला, मैं चाहता हूँ कि आज से तुम यही पहनो। ये प्लान का हिस्सा है। जो उसे दूर हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसे जाने नहीं देना चाहता था और उसे अपनी आंखों से खा रहा था। बाद में जो अपनी बहन के पास गई और उसे बताया कि वो पैसे लाने और उसका ऑपरेशन करवाने के लिए कुछ भी करेगी, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। रात में डैड ने एक पार्टी रखी थी और शो को बुलाया था ताकि यू उसके और करीब आ सके। जोए ने यू से कहा, तुम उसे मुझसे नहीं छीन सकते, बेहतर है तुम चले जाओ। यू ने ठंडेपन से जवाब दिया, ये सब तुम्हारे सपने और ख्वाहिशें हैं। मुकाबला बराबरी का रखो और हार मत मानो, भागो मत। जब शो आई तो जो एक बेवकूफ की तरह जल्दी से उसे प्रपोज करने चला गया कि वो उसका पति बनना चाहता है और वो उसके लिए वो सब कुछ करेगा जो वो चाहती है। तभी ये उठा और बोला, मैं भी खुद को इंट्रोड्यूस करता हूँ। इस फैमिली के बाहर और काम में मैं एक शेर के तौर पर जाना जाता हूँ, लेकिन बदकिस्मती से इस फैमिली के अंदर मुझे कोई नहीं मानता और ये मेरे दिल को दुखाता है। कम से कम अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हारे पास तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए एक शेर होगा और मैं फैमिली में अपना हक ले पाऊंगा। लेकिन अगर तुमने मेरे भाई से शादी की तो तुम जिंदगी भर पछताओगी क्योंकि वो डरपोक है और तुम्हें शर्मिंदा करेगा। लेकिन मैं तुम्हारे साथ ईमानदार हूँ। जोए गुस्से से पागल हो रहा था और सब लोग ये तमाशा देख रहे थे। शो ने पूछा, और अगर मैं तुमसे शादी करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? क्यों बोला, तुम्हारी कल्पना में जो कुछ भी है मैं वो सब करूँगा। तुम सोच कर देखो तुम्हारी कल्पना में क्या है। शो तो वैसे भी पहली मुलाकात से ही उस पर फिदा थी क्योंकि उसने उसके दिल और दिमाग पर कब्जा कर लिया था। उसने उससे शादी करने के लिए हाँ कर दी। जोए की बेइज्जती हो गई, उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। अब यो को 10% एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेंगे और इस तरह वो उन सब में सबसे ऊपर हो जाएगा। वो उसे लेकर चला गया। बाद में वो यूनसान और जो से मिले। शो ने जो से कहा, तो तुम इनके साथ रहती भी हो? यू ने जवाब दिया, मेरा भाई बहुत दयालु है, उसे गली के आवारा कुत्तों को घर लाकर उनकी देखभाल करना और उन्हें अपने साथ रखना पसंद है। उसकी ये बात जो को चुप गई। जब यूनसान जवाब देने वाला था तो जो उसे लेकर चली गई। शो ने अपनी इयररिंग देखी, उसे जो के कान से खींच लिया और उसे घायल कर दिया। यू को गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश की। शो बोली, ये इयररिंग मेरी है, तुमने मुझसे ली थी, इसके कान में कैसे आई? यू बोला, इस इयररिंग के बहुत सारे पीस बने हैं। जो अपनी आंखों से यू को कोस रही थी। यू ने इयररिंग निकाली और हमें पता चलता है कि उसने इस गेम को खेलने के लिए उसकी एक कॉपी बनवाई थी। यूनसान को शो के लिए बुरा लगा और उसने शो से कहा कि उसे अभी उससे माफी मांगनी चाहिए। शो ने माफी मांगने से इनकार कर दिया तो यूनसान ने खुद शो से दिल से माफी मांगी क्योंकि इस दर्द की वजह वही था। बाद में जब शो अपने कमरे में अपना कान देखने गई तो यू पीछे से आया और उसे गले लगा लिया। वो उससे दूर नहीं रह पा रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे माफी कैसे मांगे क्योंकि इस दर्द की वजह वही था। शो ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? यू ने बताया कि वो चाहता था कि जब शो के साथ बुरा बर्ताव करे तो यूनसान को गुस्सा आए ताकि उनके बीच फीलिंग्स पैदा हो। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि शो को चोट लग जाएगी। उसने कहा कि वो शो को दोबारा उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करने देगा। हाँ, मैं कठोर हूँ पर दिल का बुरा नहीं हूँ यार। शो बोली, क्या मैं तुम्हारी कुतिया हूँ? पहले गली से उठाया हुआ कुत्ता कहा और अब मुझे यूनसान की कुतिया भी बना दिया। ये उसका गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसके सामने अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश की। तुम डॉगी नहीं हो, तुम एक छोटी लोमड़ी हो और ये एक मिशन है जो खत्म हो जाएगा। फिर वो उसके करीब आया क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जा चुका था क्योंकि वो अपने एक्सप्रेशन से उसे उकसा रही थी। जब चो ने उसे रोका तो वो बोला, तुम एक पंछी हो और मैं तुम्हारा पिंजरा, तुम मुझसे बाहर नहीं निकल सकती और मैं तुम्हें दूर उड़ने नहीं दूंगा। चो ने उसे उकसाते हुए कहा, लेकिन मुझे अपने भाई की बाहों में उड़ने देना, ठीक है? उसने उसके दुखते हुए कान पर काट लिया ताकि उसे वो दर्द महसूस हो जो उसे अभी हुआ था। बाद में वो उसके कान को चेक कर रहा था। अरे भाई, मान ले कि तू उससे प्यार करता है और किस्सा खत्म कर। अचानक
अचानक यूनसान उसे चेक करने आया। यू ने चो को जल्दी से दूर किया। चो ने बाहर से बताया कि वो कपड़े बदल रही है। यूनसान ने उसे कल कंपनी में काम करने के लिए एक फाइल दी। यू को गुस्सा आ रहा था कि यूनसान ने उससे एक शब्द भी क्यों बात की। चो ने कहा गुड नाइट। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, यू ने उसे खींचा और बोला, तुम मुझे गुड नाइट क्यों नहीं कहती? सिर्फ उसे ही क्यों? वो रात चो के लिए बहुत भारी थी। अगली सुबह वो हॉस्पिटल से आई एक खबर पर उठी। जब वो वहाँ पहुँची तो उसे पता चला कि उन्होंने उसकी बहन को एक नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। वो गुस्सा हो गई और उन्हें धमकाया कि वो उन पर केस कर सकती है क्योंकि ये उसकी इजाजत के बिना हुआ, जबकि वो इलाज के पैसे दे रही है। उसने वहाँ शो को इत्तेफाक से देखा क्योंकि उसके रिश्तेदार वहाँ थे। उसे पता चला कि शो उस हॉस्पिटल में एक इन्वेस्टर है। शो ने डॉक्टर को धमकी दी कि या तो वो चो के पैसे वापस करे और उसे यहाँ से निकाले, वरना वो अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले लेगी। डॉक्टर डर गया और चो के पैसे वापस कर दिए। चो शॉक में थी। उसे कहा गया कि उसके पास अपनी बहन को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए 2 दिन है। रात में वो शराब पी रही थी और पूरी तरह टूटी हुई थी। यूनसान आया और उसे पता चला कि शो ने उसे हॉस्पिटल से निकलवा दिया है और उसकी बहन को 2 दिन में दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा। जो दुखी थी क्योंकि वो अपनी बहन को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही थी। उसका लॉयर का करियर खत्म हो चुका था। वो कमजोर हो गई थी और उसे किसी की जरूरत थी जो उसे प्रोटेक्ट करे। वो दिल से बात कर रही थी। यूनसान ने उससे हॉस्पिटल का नाम पूछा, डॉक्टर को फोन किया और उसे धमकाया क्योंकि जाहिर है उनकी फैमिली कल ही हॉस्पिटल बंद करवा सकती थी। जो शॉक हो गई जब डॉक्टर ने उसे खुद फोन किया। वो बोली, इसीलिए हर लड़के को एक अमीर फैमिली में शादी करनी चाहिए ताकि उसे कोई प्रोटेक्ट करने वाला मिले और उसके सारे सपने पूरे करे। लेकिन अफसोस मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे कभी एक अमीर लड़के से शादी करने का मौका मिलेगा जो मुझसे प्यार करे, मुझे प्रोटेक्ट करे और मैं भी हर लड़की की तरह अपने सपने जी सकूं? यूनसान उसकी बातों से बहुत इम्प्रेस हुआ। जब वो जाने लगी तो उसने उसे रोका और कहा, हाँ तुम्हारे पास मौका है। और वो अपने बारे में बात कर रहा था। अगले दिन डैड ने उन्हें नाश्ते पर बुलाया ताकि वो प्रोग्रेस देख सके। उन्होंने यू की तारीफ की कि वो शो से शादी करने वाला है। उन्होंने चोई से उस प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जो उसे सौंपा था और पता चला कि उसने अभी तक उसे पूरा नहीं किया है। डैड बोले, अगर तुम इसे पूरा नहीं कर सकते तो इसे यू को दे दो, वो मुश्किल काम कर लेता है। चोई गुस्से से भर गया। बाद में डैड उसके साथ बैठे और कहा, सगाई के बाद मैं तुम्हें 10% शेयर्स ट्रांसफर कर दूंगा। वो काम के बारे में बात कर रहे थे और जो ये सब सुनकर जल रहा था। बाद में डैड ने सगाई की पार्टी रखी लेकिन वो लेट हो गए और किसी को वजह नहीं पता थी। अचानक यू लंगड़ाते हुए आया और बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और कोई उसे मारना चाहता था। सबको उस पर तरस आया और वो उसकी देखभाल करने लगे। चोई अपनी चुप्पी तोड़कर बोला, वो तो बंदर की तरह ठीक है। सबने उसे घूरा। वो बोला, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे ब्रेक मैंने ही फेल किए हों। उसके डैड बोले, तुम्हें कैसे पता कि ब्रेक फेल हुए थे? शो उठकर उससे लड़ने लगी। उसकी बेइज्जती की और कहा, अगर तुम दोबारा उसके करीब भी आए तो इस बार मैं तुम्हारे सामने खड़ी होंगी। ये राज खुल गया कि वो अपने भाई को मारना चाहता था। इससे पहले कि उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू हो वो वहाँ से भाग गया। बाद में यूचो को अकेले में मिला और बोला, सब लोग मेरे लिए परेशान और डरे हुए हैं। क्या तुम मेरे लिए नहीं डर रही हो? तुम चाहती थी कि मैं मर जाऊं और तुम्हें मुझसे छुटकारा मिल जाए। जो बोली, तुम क्या कर रहे हो? कोई हमें देख लेगा। तुम्हें डर नहीं लगता? यू बोला, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मुझे डर नहीं लगता। क्या तुम मेरे साथ होते हुए डरती हो? जो बोली, तुम अब मंगेतर हो, प्लान खराब मत करो। यू बोला, तो तुम्हें मुझसे जलन नहीं हो रही? जो ने उसे समझाया कि उनके बीच जो है वो सिर्फ काम है और उसे अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना चाहिए, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। शो ने उन्हें एक दूसरे के इतने करीब खड़े देख लिया। यू उसे छोड़ना नहीं चाहता था। जैसे ही उसने शो को देखा उसने अपना हाथ नीचे कर लिया। शो उन पर चिल्लाई कि वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे थे और चो की बेइज्जती करने लगी कि वो उसके मंगेतर के करीब क्यों आ रही है। यूनसान आया, यू शो को लेकर चला गया। यूनसान ने चो से माफी मांगी और कहा कि जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी वजह से है क्योंकि यू उसे हर जगह टारगेट कर रहा है ताकि उसे परेशान कर सके। उसने उसे अपनी माँ के बारे में बताने का फैसला किया और ये भी कि क्यों यू का फैमिली में इतना लो स्टेटस है। उसने बताया कि उनकी माँ जुड़वा बहनें थी और दोनों को एक ही समय में उनके डैड से प्यार हो गया था, लेकिन यू की माँ भाग गई और डैड ने आखिर में उसकी माँ से शादी करने का फैसला किया। अपनी साली के साथ गलती करने और उससे यू को पैदा करने के बाद उसने कहा कि उसने उसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था, कमरे के एक छेद से, क्योंकि यू ने उस वक्त उसे कमरे में बंद कर दिया था जब वो छोटे थे। इसलिए वो अपनी माँ को नहीं बचा सका और यू अपनी माँ की तरह पागल है और उससे किसी भी तरह बदला लेना चाहता है क्योंकि उसकी माँ ने उनकी बहन से उनके डैड को छीन लिया था। उसने बताया कि तब से यू की माँ गायब हो गई और
किसी को नहीं मिली और उसकी वजह से वो बिना माँ के बड़ा हुआ। यू वहीं खड़ा सब कुछ सुन रहा था और उसका दिल अपनी माँ के लिए दुख रहा था और वो अब तक उसकी बेगुनाही साबित नहीं कर पाया था। बाद में एक ड्रिंकिंग कंपटीशन हुआ। शो के डैड यू की शराब पीने की क्षमता से बहुत इम्प्रेस हुए। उनके लिए इसका मतलब था कि वो एक असली मर्द है। अब यूनसान की बारी थी, लेकिन वो ज्यादा शराब नहीं पी सकता था। चो ने उन्हें बताया कि वो उसकी सेक्रेटरी है, इसलिए वो उसकी जगह पिएगी क्योंकि वो आज बीमार है। और वाकई वो पीने लगी। यू को गुस्सा आ रहा था। वो नहीं चाहता था कि चो की तबीयत खराब हो। पीने के बाद उसे चक्कर आ रहे थे। यू ने उसे खींचा ताकि उसे सजा दे सके कि उसने उस मामले में दखल क्यों दिया जिसका उसने ऑर्डर नहीं दिया था। यूनसान उसे बुला रहा था। यू ने उसका फोन लिया और बोला, क्या तुम उसका फोन उठाओगी? उठाओ उठाओ और उसे यहाँ आने दो ताकि वो हमें एक साथ देख सके। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, चो बोली। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हम एक प्लान पर चल रहे हैं। यू ने उसे बताया कि अगर वो इसी तरह उसे रेजिस्ट करती रही तो वो पूरा प्लान बर्बाद कर देगा, क्योंकि वो उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रही है। वो उसकी मिस्ट्रेस है और उसे उसके हुक्म के नीचे रहना चाहिए। उसने उसे सरेंडर करने को कहा ताकि वो उसे जाने दे। चो ने उसे समझाया कि ये इसके लिए सही समय नहीं है। बोला, ठीक है तो तुम आज रात मेरे साथ मेरी जगह चलोगी। वो उसका फोन भूल गई। यूनसान को वो मिला और उसने उसे ले लिया। यू चो को ले गया। वो शराब के नशे में और थकी हुई कार में सो रही थी। यू को उनके साथ की यादें याद आईं कि वो कितनी कमजोर है और उसे अपनी बहन की मदद के लिए पैसों की जरूरत है और वो अपने पेरेंट्स की मौत पर कितना गिल्ट महसूस करती है। वो एक अच्छी इंसान है, बुरी नहीं, बस हालात ने उसे ऐसा बना दिया है और वो अब उसे अपने भाई के साथ और नहीं देख सकता। लेकिन बदला लेने का प्लान तो चलना ही चाहिए। उसने उसे गोद में उठाया और अपनी जगह पर ले गया, लेकिन उसने उसके साथ कुछ नहीं किया। जब वो सुबह उठी तो उसने देखा कि उसने एक मैसेज छोड़ा है कि उसकी आज छुट्टी है और उसे 3 दिन का ब्रेक लेना चाहिए। उसने उसके लिए एक कैमरा भी लगा रखा था जिससे वो उस पर नजर रख सके और सेटिस्फाई कर सके। वो उसके लिए ऑब्सेस्ड हो गया था। उसने उसे बताया उसके लिए नाश्ता बनाया है। डरो मत, मैंने इसमें जहर नहीं मिलाया है। मैं बस चाहता हूँ कि तुम इन कुछ दिनों आराम करो। जब वो पीने लगी तो उसने नोटिस किया कि वो अभी भी थकी हुई है। उसे गुस्सा आया और उसका दिल उसके लिए दुखने लगा। उसने अपने बटलर को उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए भेजा। चो को ये जानकर शौक लगा कि वो उससे प्रेग्नेंट है। वो टूट गई क्योंकि उसका यू के साथ कभी भी एक नॉर्मल रिश्ता नहीं हो सकता जैसे एक खुशहाल फैमिली का होता है, माँ बाप और बच्चे के साथ। उसने डॉक्टर से अबॉर्शन करने और ऑपरेशन के लिए अपॉइंटमेंट सेट करने को कहा। जब वो बाहर निकली तो वो यूनसान को देखकर हैरान रह गई। उसने पूछा, तुम्हें मेरी लोकेशन कैसे पता चली? यूनसान बोला, मैं कल रात भर तुम्हें ढूंढता रहा और तुम नहीं मिली। मुझे तुम्हारी चिंता हो गई। तुम नशे में थी और थकी हुई थी। मैंने सभी हॉस्पिटल्स में फोन किया और अभी पता चला कि तुम यहाँ हो। क्या तुम अभी भी बीमार हो? जो बोली कि वो अब ठीक है और उसे थैंक्स कहा, लेकिन तभी उसे टेस्ट रिपोर्ट गिर गई और यूनसान को पता चल गया कि वो प्रेग्नेंट है। जो शॉक में थी और बोली, अगर तुम मुझे अभी रिजेक्ट करना चाहते हो तो ये तुम्हारा हक है। यूनसान बोला, ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ थी और मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। उसने उसे बताया कि वो अबॉर्शन कराएगी और उसके साथ नई शुरुआत करेगी। वो उसे कार में ले गया और उससे बच्चे को अबॉर्ट न करने को कहा और कहा कि वो उसका पिता बनेगा। जो शॉक रह गई और पूछा कि वो किसी और की गलती का बोझ क्यों उठाएगा। उसने उससे इसे एक मदद समझने को कहा क्योंकि उसे एक बच्चे की जरूरत है ताकि डैड उसे कंपनी सौंप दे और वो किसी से भी शादी नहीं करना चाहता। वो किसी ऐसे से शादी करना चाहता है जिससे वो प्यार करता है। उसने उसे कन्फेस किया कि वो उसके प्यार में पड़ गया है और वो उसके बच्चे की देखभाल करना चाहता है जैसे वो उसका अपना बच्चा हो और उन दोनों का ख्याल रखना चाहता है। जो उसकी बातों से बहुत इम्प्रेस हुई। वो उसे एक फरिश्ते की तरह देख रही थी जो यू से बिल्कुल उलट था और अब उसे अपने फायदे के बारे में सोचना था। आखिर मिशन खत्म होने के बाद यू उसे और उसके बच्चे को एक कुत्ते की तरह फेंक देगा, लेकिन ये आदमी उसके और उसके बच्चे की देखभाल करना चाहता है। वो उसे एक मीटिंग में अपने डैड के पास ले गया और सबके सामने कन्फेस किया कि जो प्रेग्नेंट है। यू शॉक में था। उसके डैड उस पर चिल्लाए और बोले, क्या ये सच में तुम्हारा बच्चा है? पिछली बार की तरह बेवकूफ मत बनना। यूनसान ने उन्हें यकीन दिलाया कि ये उसका बच्चा है और उसने खुद कंफर्म किया है वो उससे जल्दी शादी करना चाहता है ताकि बच्चा एक हेल्दी माहौल में बड़ा हो। यू शॉक में था, टूटा हुआ था और लगातार शो को देख रहा था जो उसकी नजरों से बच रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। चो यूनसान के उसके लिए किए गए डिफेंस से बहुत इम्प्रेस थी। उसके डैड ने उसे अकेले में बात करने के लिए बुलाया। यू ने इस मौके का फायदा उठाया, चो को ले गया और उसके सामने अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए बोला, ये तुमने क्या किया? मैंने तुमसे कहा था कि उसे अपने प्यार में फंसाओ, उसके साथ सोने को नहीं। चो बोली, मैं तुम्हारे साथ जैसा हुआ था वैसा ही उसके साथ करने वाली थी। तुम ही मेरे इस हाल के जिम्मेदार हो। यू कुछ कह नहीं पाया, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि वो झूठ बोल रही है और ये बच्चा उसका है। जब वो जाने लगी तो उसने उसे धीरे से रोका क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और बोला, ये बच्चा मेरा है, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, ये मेरा बच्चा है। चो ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारा बच्चा? तुम्हें लगता भी है कि तुम
तुम बाप बनने के लायक हो? वो चुप हो गया और बोला, नहीं मैं नहीं हूँ। चो बोली, तो फिर ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, और उसे छोड़कर चली गई। वो टूट गया था कि वो उसे छोड़कर उसके भाई के पास जा रही है। यून सान उसके पास आया और उसे बताया कि उसके डैड उनकी शादी के लिए मान गए हैं और वो उसके और उसके बच्चे के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करेंगे, खासकर इसीलिए कि वो उस लड़की से शादी कर रहा है जिससे वो प्यार करता है। चो ने उससे माफी मांगी कि उसने उसके लिए मुश्किलें खड़ी की। यून सान ने उसे समझाया कि उसके पेट में जो बच्चा है वो उसका है और उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए। यू ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो बोला, चलो हमारे पास काम है, ये सब करने का वक्त नहीं है। वो उसे अपनी आंखों से कोस रहा था। जो अपने लिए दुखी थी, वो उसे सच नहीं बता सकती थी क्योंकि वो उसे छोड़ देगा और बच्चे को मार देगा। आखिर वो एक बेरहम करप्ट इंसान है जिसे पैसों और बदले के अलावा किसी चीज की परवाह नहीं है। बाद में उसने जो को किडनैप कर लिया और उस पर हावी हो गया। वो उससे बच नहीं पा रही थी। उसने धीरे से उसके जूते उतारे क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और उसे उसकी चिंता थी। लेकिन जो को उसके इस बर्ताव का एहसास नहीं हो रहा था क्योंकि उसने उसे पहले इतना डराया हुआ था। जो बोली, यूनसान मेरा इंतजार कर रहा है। यूनसान, यूनसान, जब भी तुम मुझे देखती हो तुम यूनसान कहती हो। क्या तुम इस हद तक किसी भी अमीर आदमी से शादी करना चाहती हो? तुम अब मेरे साथ भी खेल रही हो। मैं तुम्हें पहले की तरह अच्छा नहीं लगता? और उसने जबरदस्ती उस पर हमला कर दिया। चो ने उससे भीख मांगी और कहा, प्लीज नहीं है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, और उसे छोड़ने के लिए कहा। यू बोला, मैं हैरान हूँ, मुझे तुम पर कभी किसी दूसरे आदमी की महक नहीं आई। ये कब हुआ? क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगी हो कि तुम मुझे छूने भी नहीं देना चाहती? तुम मेरे भाई के प्यार में पड़ गई जिसे मैंने खुद तुम्हारे पास भेजा था मेरी जासूस बनने के लिए, और तुम उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। जाहिर है वो उसे सच नहीं बता सकती थी क्योंकि वो उसे नुकसान पहुंचाएगा और उसे फेंक देगा। जबकि अगर उसे पता चल जाए कि ये उसका बच्चा है तो वो बदला और सब कुछ छोड़कर उससे शादी कर लेगा, उसके साथ रहेगा और उसे खुश रखेगा। उसे हॉस्पिटल से फोन आया और पता चला कि उसकी बहन कोमा से बाहर आ गई है। वो नंगे पैर भागी। यू ने उसे रोका, बिठाया और खुद उसके जूते पहनाए। वो कितना ख्याल रख रहा था और चाहता था कि जो को महसूस हो कि वो बदल गया है, उससे प्यार करता है और उसकी परवाह करता है। वो बोला, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, और उसे हॉस्पिटल ले गया। जो को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बहन जाग गई है। वो टूट गई और डॉक्टर से आज रात उसके साथ रहने की इजाजत मांगी। डॉक्टर बोला, अफसोस ये मुमकिन नहीं है। यू ने उसे अपना कार्ड दिया और बोला, कुछ करो और दोनों बहनों को एक साथ रहने दो। वो उसकी बहुत परवाह कर रहा था और उसका दर्द महसूस कर रहा था, लेकिन जो को ये महसूस नहीं हो रहा था। बाद में छो ने उसे थैंक्स कहा। यू ने फिर से पूछने की कोशिश की, ये बच्चा किसका है? जो बोली, पूछना बंद करो क्योंकि ये यूनसान का बच्चा है। सॉरी। वो शौक में था और इस बात पर अड़ा था कि ये उसका बच्चा है क्योंकि वो जानता था और उसे यकीन था कि उसने उसके भाई के साथ कुछ नहीं किया क्योंकि वो वैसी नहीं है। जो ने उसे बताया कि वो इस टॉपिक को बंद कर रही है और इसके बारे में दोबारा बात नहीं करेगी। वो गुस्से से भर गया। जो उसे छोड़कर चली गई। अगले दिन यूनसान ने उसे फोन किया और पूछा, तुम कहाँ हो? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? जो ने उसे बताया कि वो अपनी बहन के पास है क्योंकि वो जाग गई है। उसने उसका हाल चाल पूछा और उससे कल की डेट ना भूलने को कहा क्योंकि वो एक साथ वेडिंग ड्रेस चुनने जाएंगे। बाद में जो ने अपनी बहन को बताया कि वो प्रेग्नेंट है और जल्द ही शादी करने वाली है। उसकी बहन खुश हो गई कि आखिर उसे वो खुशी मिल रही है जिसका वो सपना देखती थी, लेकिन ये वो खुशी नहीं थी जिसका जो सपना देख रही थी। वो यू के साथ इसका सपना देखती थी। वो उससे प्यार कर बैठी थी और अब उसे इस प्यार से छुटकारा पाना था। अगले दिन वो ड्रेस चुनने के लिए वेडिंग ड्रेस की दुकान पर गई। सेल्स वुमन ने उसे बताया कि ये दुकान की सबसे अच्छी ड्रेस है। वो उसे ट्राई करने के लिए अंदर गई और यू को देखकर शॉक रह गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपनी होने वाली भाभी से मिलने आया हूँ जो मेरे भाई से शादी कर रही है। जो ने उसे बताया कि उन्हें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। मैं बस ये चेक करना चाहता था कि तुम ठीक हो। क्या तुम कल रात अच्छे से सोई? मैं नहीं सोया। मैं तुम्हें और अपने बेटे को पूरी रात याद करता रहा। जो ने उसे वहाँ से जाने के लिए कहा और उसे खुद से दूर करने की कोशिश की। वो बोली, तुम घिनौने और पागल हो। यू बोला, हाँ मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, और उसने उसके कंधे पर काट लिया क्योंकि उसने उसे गाली दी थी। जो बोली, तुम अपनी माँ की तरह पागल हो, तुम बिल्कुल उस पर गए हो। यू दुखी और टूट गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उससे ये सुनेगा। उसने वहाँ से जाने का फैसला किया ताकि वो उस पर हाथ न उठा दे। जो ने उसके दिए हुए निशान को छिपाने की कोशिश की ताकि यूनसान उसे ना देख ले। तभी शो आई और सेल्स वुमन से बोली, मैंने तुम्हें ये ड्रेस मेरे लिए बुक करने के लिए कहा था। सेल्स वुमन बोली, बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होती है। शो ने उसे धमकी दी कि अगर उसे वो ड्रेस नहीं मिली तो वो उनकी दुकान बंद करवा देगी। वो चो से जल रही थी क्योंकि वो उससे ज्यादा खूबसूरत थी। यूनसान ने चो का बचाव किया और कहा कि उन्होंने पहले ड्रेस चुनी थी। यू आया और पूछा, क्या हुआ? शो ने उसे बताया कि उन्होंने वो ड्रेस ले ली जो वो चाहती थी। यू बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इससे बेहतर ड्रेस दिला दूंगा।
दूंगा। उसने यूनसान को चो के कंधे पर लगे काटने के निशान की तरफ इशारा किया और बोला, अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखना, लगता है उसे चोट लगी है और वो तुम्हें बताना नहीं चाहती। जो शॉक रह गई। यू अपनी हदें पार कर चुका था और उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता था ताकि वो एक कुत्ते की तरह उसके पास वापस आ जाए। चो ने यूनसान से माफी मांगी कि जो हुआ वो उसकी वजह से हुआ और वो उसे शो के साथ इन मुश्किलों में नहीं डालना चाहती थी। यूनसान बोला, वो एक बिगड़ी हुई लड़की है, अगली बार जब तुम उसे कहीं मिलो तो उसे इग्नोर कर देना। चो को हॉस्पिटल से फोन आया कि किसी ने उसकी बहन पर हमला किया है। वो उसे लेकर भागा। पुलिस वाले ने उसे बताया कि उन्होंने पाया कि किसी ने उस पर हमला किया, उसका गला घोंटने की कोशिश की और आखिर में भाग गया। वो शॉक में थी और उसके लिए डरी हुई थी। उसे याद आया कि यू ने ऐसा किया होगा ताकि उसे वापस आने के लिए मजबूर कर सके और उससे बदला ले सके, क्योंकि उसने यूनसान को चुना। उसे बच्चा देगी और कंपनी ले लेगी। वो उसकी जगह पर गई और बोली, मेरी बहन से दूर रहो, उसे क्यों नुकसान पहुंचाया? तुम्हारी प्रॉब्लम मुझसे है, उससे नहीं। यू हैरान हो गया और बोला, तुम्हारी बहन तो जाग गई थी ना। उसे समझ आया कि उसकी बहन के साथ कुछ हुआ है और चो को उस पर शक है। वो बोला, तुम्हारा वो भाई जिसे तुम फरिश्ता समझती हो वो बीमार है और तुम्हें बिना एहसास हुए उसकी वजह से चोट पहुंचने लगी है। मुझे यकीन है कि वो हमारे रिश्ते के बारे में जानता है और वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहता है ताकि मेरा प्लान मुझ पर ही उल्टा पड़ जाए। तुम गलत साइड पर खड़ी हो। वो उस पर हावी हो गया और तुम गलत साइड पर खड़ी हो। बोला, तुम कुछ भी कर लो, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी के नहीं। चो बोली, मैं तुम्हारी नहीं हूँ, या तो मुझे अभी जाने दो या मुझे मार डालो। वो उसे बालकनी में ले गया, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने की कोशिश की और बोला, अगर तुम यहाँ से कूदी और बच गई तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा और तुम चली जाओगी। वो उसे चैलेंज कर रहा था क्योंकि वो उससे दूर नहीं रह सकता था। तो जो ने सच में कूदने की कोशिश की। यू ने उसे पकड़ लिया और वो उस पर डर गया। वो बोला, तुम पागल हो गई हो, तुम खुद को मारना चाहती हो। जो बोली, तुमने ही मुझसे कूदने को कहा था ताकि तुम मुझे अकेला छोड़ दो और मैंने वही किया, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। इसका मतलब है मैंने मिशन पूरा कर लिया, प्लीज मुझे जाने दो। वो उसे अपनी आंखों से कोस रहा था क्योंकि वो अब तक उसे महसूस नहीं कर पा रही थी और वो उसे कन्फ्यूज नहीं कर सकता था क्योंकि वो देख रहा था कि जो उससे नफरत करती है और उसके भाई से प्यार करती है। जो बोली, अब से हम सिर्फ फंक्शन में मिलेंगे, एक फैमिली की तरह। प्लीज बीता हुआ कल भूल जाओ और मुझे चोट मत पहुंचाना, क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ और मत भूलना मैं इस हाल में तुम्हारी वजह से हूँ। वो नहीं चाहता था कि जो उसकी टूटी हुई आंखें देखे और बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक रहा था। जो उसे छोड़कर चली गई। उसने अपने सेक्रेटरी को फोन किया और उससे पता करने को कहा कि आज उसकी बहन के हॉस्पिटल में क्या हुआ था। बाद में वो और यूनसान हॉस्पिटल में उसकी बहन की हालत का पता कर रहे थे। यूनसान ने पूछा, तुम्हारी बहन को इस तरह कौन नुकसान पहुंचा सकता है? और उसे गले लगाकर बोला, चिंता मत करो, मैं तुम सबको प्रोटेक्ट करूंगा। अगले दिन यू का बटलर आया और उसे बताया कि जिसने उसकी बहन को मारने की कोशिश की थी वो यूनसान के आदमियों में से एक था। यू को समझ आ गया कि यूनसान ने ऐसा इसलिए किया ताकि चो को उसके खिलाफ और भड़का सके। उसे यकीन हो गया कि यूनसान उनके रिश्ते के बारे में जानता है। जून ने उसे बताया कि हॉस्पिटल में छानबीन करते हुए चौंकाने वाला राज पता चला है। यूनसान को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है और वो पिछले 5 सालों से इसका इलाज करा रहा है। डॉक्टर ने तो उसे बच्चे पैदा करने का ख्याल छोड़ने या बच्चा गोद लेने तक की सलाह दी थी क्योंकि उसके इलाज की कोई उम्मीद नहीं थी। यू को यकीन हो गया कि मैं जो बच्चा है वो उसका है और उसने उससे झूठ बोला क्योंकि वो उससे नफरत करती है, उसे नहीं चाहती और उसके भाई के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। वो उसके लिए और उस पर गुस्सा था। उसी वक्त यूनसान और जो वहाँ आए। यूनसान ने यू को अपनी शादी का इनविटेशन दिया और कहा कि वो बहुत जल्दी में है क्योंकि वो आखिर पिता बनने वाला है। यू ने उससे अपनी होने वाली दुल्हन के साथ बैठने को कहा ताकि वो काम के बारे में बात कर सके क्योंकि वो एक पूर्व लॉयर है, तो वो उससे कुछ कानूनी मामलों पर सलाह लेना चाहता है। यूनसान उसे छोड़कर चला गया। जो बोली, पूछिए आप क्या जानना चाहते हैं? यू बोला, तुम मुझसे इतनी दूर क्यों खड़ी हो? मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा, या तुम मुझसे दूर होकर खुश हो? जो बोली, सीधे मुद्दे पर आओ। ठीक है, मेरा एक लड़की के साथ अफेयर था, उसने शादी कर ली और मुझे पता चला कि वो मुझसे प्रेग्नेंट है, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं है। मैं केस करना चाहता हूँ और अपना बच्चा लेना चाहता हूँ। केस जीतने के कितने चांस है? जो उसे छोड़कर जाने लगी तो उसने उसे रोका और बोला, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरा बच्चा किसी और को डैड कहे या कोई और तुम्हें मेरे अलावा हाथ लगाए। मैं समझी नहीं तुम क्या कहना चाहते हो। यू ने उसे यूनसान की मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाई और बोला, वो बांझ है और 5 साल से इलाज करा रहा है। उसकी पहली मंगेतर का बच्चा और तुम्हारा बच्चा उसके नहीं है। उसने ही अपनी
अपनी पहली मंगेतर के साथ मिलकर हमारे खिलाफ साजिश रची थी। वो शुरू से जानता है कि तुम मेरी जासूस हो। तुमने खुद से नहीं पूछा कि वो तुम्हारे बच्चे को क्यों अपनाना चाहता है। क्या तुम इतनी बेवकूफ हो सकती हो? जो बोली, कुछ बातें हैं जो तुम नहीं समझ सकते। वो एक ईमानदार और नेक आदमी है और मुझसे सच में प्यार करता है। तुम मुझसे प्यार करने लगी हो? उसने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। क्या मैं तुमसे प्यार करती? मैं वाकई तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ। उसी पल शो उनके कमरे में आ गई और उन्हें इतने करीब देखकर शॉक रह गई। हर बार वो उन्हें ऐसे ही पकड़ लेती थी। शो उन्हें छोड़कर चली गई। शो ने यू से पूछा, तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? यू बोला, मेरा तुम्हारे साथ रिश्ता शादी और बिजनेस का है, प्यार का नहीं। मुझसे प्यार की उम्मीद मत रखना। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम चाहती हो, लेकिन मैंने तुम्हें अपना दिल देने का वादा नहीं किया था। शो बर्दाश्त नहीं कर पाई और बोली, मैं ये शादी तब तक रोक रही हूँ जब तक तुम वापस होश में नहीं आ जाते और मुझे एक पत्नी के रूप में नहीं देखते, और उसे छोड़कर चली गई। जो यूनसान के पास गई और देखा कि वो बच्चे के लिए कपड़े ला रहा था। वो एक मासूम फरिश्ते की तरह था जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था और आने वाले बेबी के लिए खुश था। जो कंफ्यूज थी कि ऐसा इंसान कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। जरूरी उससे जलता है और अपनी माँ का बदला लेना और पूरी कंपनी लेना चाहता है। अगले दिन उसे जांच के लिए हॉस्पिटल बुलाया गया और उसे पता चला कि ये एक डीएनए टेस्ट है। उसे समझ आया कि यू ये साबित करना चाहता है कि ये उसका बच्चा है। उसने मना कर दिया और भागने लगी। वो हैरान थी कि इंसान हॉस्पिटल में उसका इंतजार कर रहा था। उसने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? उसने बताया कि उसकी बहन ने उसे बताया था। जब उसने पूछा कि उसे क्या हुआ है तो जो ने उसे यकीन दिलाया कि वो ठीक है और ये एक नॉर्मल चेकअप था, क्योंकि अब तक इंसान को नहीं पता था कि यू ही बच्चे का बाप है। जब जो अपनी बहन के साथ बैठी थी तो उसने पूछा कि उसका फोन हमेशा डिस्चार्ज क्यों रहता है, जबकि वो उसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती। जब उसने उसका फोन लिया तो उसे पता चला कि उस पर एक स्पाई ऐप है जो 24/7 चल रहा है। वो शॉक रह गई। वो लोग अब उसकी बहन के फोन पर मैसेज के जरिए बात करने लगे ताकि देख सके कि आगे क्या करना है। चो ने सोचा कि यू ने ही ये ऐप डाला है क्योंकि उसने उससे कहा था, तुम एक पंछी हो और मैं तुम्हारा पिंजरा। उसके डर और खौफ की वजह से उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी बहन को जोर से बताया कि उसके पेट में जो बच्चा है वो यूनसान का नहीं है और उसे उसके लिए गिल्ट फील हो रहा है और वो अबॉर्शन कराने जा रही है। वो चाहती थी कि जो भी छिपकर सुन रहा है वो सुन ले। उसने अपने फोन से डॉक्टर को फोन किया और उसके साथ ऑपरेशन का अपॉइंटमेंट सेट किया। उसे याद आया कि कैसे यू ने उसकी बेइज्जती की थी और उसके साथ एक कुत्ते जैसा बर्ताव किया था। उसने खुद को सीढ़ियों से गिराने और उस बच्चे से छुटकारा पाने का फैसला किया जो उसे यू से जोड़ता है, क्योंकि वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा और उसका पीछा करता रहेगा। उसी वक्त यू उससे बात करने और उसे आखिरी पल में पकड़ने के लिए आ रहा था। वो डर गया था। डॉक्टर ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो और बच्चा दोनों ठीक हैं। जब वो उठी तो यू बोला, क्या तुम अपने बच्चे के पिता को थैंक्स नहीं कहोगे जिसने तुम्हें बचाया? चलो तुम्हें एक कमरे में आराम करना है, और उसे व्हील चेयर पर ले गया। अचानक शो आ गई। यू ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आई? शो बोली, मैं उसे यहाँ लाई हूँ ताकि उसे पता चले कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा है और वो तुमसे दूर रहने की कोशिश करे ताकि हम सब अपनी अपनी जिंदगी जी सके। यूनसन वहाँ खड़ा सब सुन रहा था, जो हैरान थी कि वो कैसे आया। उसने तो उसे बताया ही नहीं था। यू उसे उन सबके सामने से ले गया। क्या दबदबा है? यू बोला, तो अब तुम्हें क्या मिला ये सब करके? तुम इनकार करती रही कि वो मेरा बेटा नहीं है और आखिर में मान लिया। जो बोली, मैं तुमसे दूर जाना चाहती थी, तुम्हारी शादी जल्दी कराना चाहती थी और चाहती थी कि तुम मुझे भूल जाओ और इस तरह मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। यू इंसान आया और उससे अकेले में बात करने को कहा। उसने पूछा कि उसने क्यों कहा कि यू बच्चे का बाप है। चो ने उसे बताया कि उसे जानने से पहले उसका यू के साथ अफेयर था, लेकिन वो रिश्ता अब खत्म हो गया है और ये यू का बच्चा है। उसे गिल्ट फील हो रहा है और वो नहीं चाहती कि यूनसान एक ऐसे बच्चे को पाले जो उसका नहीं है। यूनसान ने उसे गले लगा लिया और उसे ऐसा ना कहने को कहा। वो बच्चे को अपनाना चाहता था, उसका पिता बनना चाहता था और उसके साथ रहना चाहता था। शो यू से लड़ रही थी कि वो उसे चो के साथ धोखा दे रहा था, इस हद तक कि वो उससे प्रेग्नेंट हो गई। यू बोला, और तुम भी तो मुझे अपने विदेशी दोस्त के साथ धोखा दे रही थी। जाओ अपना चेकअप कराओ। उसे एड्स हो गया है और हेल्थ सबसे जरूरी है, तुम जानती हो। और उसे छोड़कर चला गया। जब उसने यूनसान से चो के बारे में पूछा तो वो टूट गया और बोला, उसने मुझे छोड़ दिया ताकि वो बच्चे को अबॉर्ट करा सके। यू उसे रोकने के लिए भागा। चो ने उसे बताया, मैं अपनी मर्जी से सीढ़ियों से गिरी थी क्योंकि मैं इस बच्चे से छुटकारा पाना चाहती थी, हर उस चीज से जो मुझे तुमसे जोड़ती है। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। यूनसान अपने घुटनों पर बैठ गया, शादी की अंगूठी निकाली और बोला, मैं बहुत समय से तुम्हें ये अंगूठी देने की तैयारी कर रहा था। तुम अभी भी मुझे क्यों चाहते हो? ये जानने के बाद कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारे भाई का है। मुझे पास्ट की परवाह नहीं है और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे का बाप कौन है। मैं तुम्हारे साथ एक खुशहाल फैमिली बनाना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार
करने लगा हूँ और अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। चो उठी, जल्दी से अंगूठी पहनी और कहा कि वो राजी है। यू टूट गया और गुस्से में था। इतनी बेवकूफी के बाद भी जब जो अकेली थी तो यू उसके पास गया और बोला, यहाँ से चली जाओ, मेरे बच्चे को मत मारो, उसे ले जाओ और गायब हो जाओ, लेकिन यूनसान से शादी मत करो, मैं तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करूँगा। वो उसे बताना चाहता था कि यूनसान ने ही उसकी बहन को मारने की कोशिश की थी, लेकिन जो ने उसे मौका नहीं दिया। उसने उसे बताया कि उसे उसकी चिंता है, सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारे साथ फरिश्तों जैसा बर्ताव करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक अच्छा इंसान है, नहीं, वो एक अच्छा और सच्चा इंसान है। उसने मुझे कभी तुम्हारी तरह चोट नहीं पहुंचाई या मेरी बेइज्जती नहीं की। मैं एक बुरा इंसान हूँ और मुझे तुमसे माफी मांगने का भी हक नहीं है, लेकिन जरा सोचो, एक आदमी जो जानता है कि जिस औरत से वो शादी करने जा रहा है वो उसके भाई से प्रेग्नेंट है और फिर भी उससे शादी करने को तैयार है। वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है मुझे फंसाने और तुमसे बदला लेने के लिए। प्लीज यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए मजबूर नहीं करूँगा और तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता है। जो ने उसकी बातों के बारे में सोचा और उसके लिए अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश की। वो अभी भी उससे प्यार करती थी, लेकिन उसके पास वापस नहीं जा सकती थी क्योंकि उसने पहले उसकी बहुत बेइज्जती की थी। वो उसे छोड़कर चली गई। यू टूट गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे बचाए। बाद में वो यूनसान के पास गया और बोला, तुम डैड को बताओगे कि ये मेरा बच्चा है या मैं बताऊं कि तुम्हारी मंगेतर के पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारे उस भाई का है जिससे तुम नफरत करते हो? लेकिन मैं तुमसे नफरत नहीं करता। यूनसान हंसा और उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम सच में फरिश्ता निकले, लेकिन मैं तुमसे नफरत करता हूँ। जो ने बीच में आकर कहा, चाहे वो तुम्हारा बेटा हो या ना हो, ये मैं तय करूंगी कि मुझे किसके साथ रहना है और मैंने यूनसान को चुना है और वही इसका पिता होगा। वो उसे लेकर चली गई। यू टूट गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे उससे कैसे बचाए या उसे वापस कैसे पाए। हर बार वो इसी तरह उसका दिल तोड़ देती थी। वो महसूस नहीं कर पा रही थी कि वो बदल गया है, उसे पागलों की तरह प्यार करता है और उसकी परवाह करता है। उसके सेक्रेटरी ने उसे फोन किया और बताया कि लंबी रिसर्च के बाद पता चला है कि उनकी कंपनी के किसी आदमी ने ही चो के घर में आग लगाई थी, क्योंकि वो उनकी कंपनी और एक दूसरी कंपनी के बीच एक जॉइंट प्रोजेक्ट के खिलाफ केस लड़ रही थी। तो कंपनी के किसी आदमी ने उसे सबक सिखाने के लिए उसकी फैमिली का घर जला दिया ताकि वो प्रोजेक्ट खराब ना हो, और वो उस आदमी तक पहुंच गया है जिसने ये किया। लेकिन बदकिस्मती से उसे उस आदमी का नाम नहीं पता जिसने उसे ऑर्डर दिया था। यू सोच में पड़ गया कि उसकी कंपनी से ऐसा कौन कर सकता है, और वो ये सारी रिसर्च उसे इंसाफ दिलाने के लिए कर रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका सामना कैसे करे, खासकर जब उसकी कंपनी का नाम इस मामले में है और वो उस प्रोजेक्ट का इंचार्ज था। जो को उस पर और शक होगा क्योंकि वो पहले से ही उससे नफरत करती है। जब वो आग के समय उसके घर पर था तो इसलिए था क्योंकि उसके बटलर ने उसे बताया था कि जो लॉयर प्रोजेक्ट पर केस कर रही थी वो जो ही थी। उसे उस पर तरस आया, इसीलिए उसने उसे अपने साथ काम पर रखा ताकि वो पैसों से उसकी मदद कर सके और उसकी इंटेलिजेंस का फायदा उठा सके। लेकिन वो उसके प्यार में पड़ गया। अगले दिन जिस जासूस को छो ने हायर किया था उसने उसे यू की कार की एक फोटो भेजी और कहा कि वो आग वाले दिन घर के सामने मौजूद था, और उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद उसे शक है कि यू ने ही ये किया है, क्योंकि जो एक ऐसे प्रोजेक्ट पर केस कर रही थी जिसमें वो शामिल था। जो ने सारी कड़ियां जोड़ी कि वो अपनी फैमिली में उससे बदला लेना चाहता था क्योंकि उसने प्रोजेक्ट खराब किया। फिर उसे जासूस के तौर पर चुना और उसका इस्तेमाल किया। वो उसके पास गई और बोली, तुमने मेरी फैमिली के घर में आग लगवाई। यू बोला, मैं कोर्ट के सामने खड़े होने और खुद का बचाव करने के लिए तैयार हूँ, बिना किसी वकील और बिना किसी सबूत के, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया। जो ने पूछा कि क्या उसने उसके फोन में स्पाई ऐप लगाया था। उसने बताया कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब वो उसे लाना चाहता है तो ले आता है। तुम कंपनी के प्रोजेक्ट की वजह से मुझसे बदला ले रहे थे। वो चुप हो गया और जवाब नहीं दे सका क्योंकि वो खुद का बचाव नहीं कर सकता था, क्योंकि वो उस समय उस प्रोजेक्ट का इंचार्ज था। वो प्रोजेक्ट मुझसे जुड़ा है, मेरे नाम से जुड़ा है, और वो अपनी बात पूरी नहीं कर सका क्योंकि चो ने उसे थप्पड़ मार दिया। उसी वक्त यूनसान आया और उसने जो हुआ वो देख लिया। चो ने उसे धमकी दी कि वो उससे बदला लेगी और उसकी फैमिली के साथ जो किया उसके लिए उसे कभी माफ नहीं करेगी, और चली गई। यूनसान ने यू को एक चैलेंजिंग लुक दिया और चो का हाथ उसके सामने पकड़ लिया। चो ने सोचा उसे कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ। जब उसने पूछा तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ, तो उसने कहा तुम्हारी बहन ने मुझे बताया, जबकि उसने इस बार अपनी बहन को नहीं बताया था। वो शांति से उसके साथ चल रही थी, अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसी ने जासूसी वाला ऐप लगाया था। जब उसने अपना हाथ उसके सिर पर रखने की कोशिश की तो वो डर गई और शांति से चली गई। यूनसान को महसूस हुआ कि उसे उस पर शक हो गया है। बाद में वो उस पर नजर रख रही थी और ये देखकर शॉक रह गई कि वो उसके जासूस के साथ खड़ा है जो उसका केस देख रहा था। उसे उस पर शक हुआ। उसने एक जासूसी डिवाइस तैयार किया था और उसे उसकी कार में लगा दिया। जब जासूस वहाँ से चला गया तो चो ने उसे फोन किया और पूछा
क्या हुआ? उसने कहा कि उसे अभी तक कोई और सबूत नहीं मिला है और आखिरी चीज वही थी जब उसने यू की कार की फोटो भेजी थी। चो ने उसे बताया कि अगर वो उसे और सबूत नहीं देगा तो वो उसे छोड़ देगी और दूसरे जासूस के पास जाएगी और केस फिर से खोलेगी। वो नर्वस हो गया और बोला, मैं अभी तक बस इतना ही पता कर पाया हूँ, अगर कुछ नया पता चलेगा तो मैं तुम्हें फौरन फोन करूंगा। उसने फोन काट दिया और चो ने देखा कि वो फोन पर बात कर रहा है। उसने जल्दी से यूनसान को फोन किया और देखा कि उसका फोन बिजी है। उसे समझ आ गया कि वो यूनसान से ही बात कर रहा था ताकि उसे बता सके कि चो ने क्या कहा। उसे पता चल गया कि वो उसके घर में आग लगने के केस में शामिल है। उसे यू की बातों पर यकीन होने लगा कि यूनसान फरिश्ता नहीं है। वो घर लौटी, उसका इंतजार किया और उस पर प्यार लुटाने लगी और उसके साथ अच्छा बर्ताव करने लगी ताकि उसे महसूस न हो कि वो बदल गई है, जब तक कि वो जो चाहती है वो हासिल ना कर ले और उसे बदला ना ले ले। रात में फैमिली का लॉयर डैड के साथ बैठा और उन्हें बताया कि चो के पेट में जो बच्चा है वो यूनसान का नहीं है और उसने उसकी पिछली मंगेतर को ट्रैक किया और पता चला कि उसने बच्चे को जन्म दिया है, अबॉर्शन नहीं कराया और वो बच्चा भी यूनसान का नहीं था। उसने उन्हें टेस्ट रिपोर्ट्स दी जो साबित करती थी कि यूनसान बच्चे पैदा नहीं कर सकता। डैड को समझ आ गया कि उनके साथ खेला जा रहा है ताकि वो कंपनी में सबसे बड़ा हिस्सा ले सके और यू के साथ नाइंसाफी हुई थी। उन्हें उसकी माँ के एक्सीडेंट का समय याद आया जब यू ने उनसे कहा था कि यूनसान ने उसे कमरे में बंद किया था। उसने नहीं और उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया क्योंकि यूनसान हमेशा फरिश्तों जैसा बर्ताव करता था और अपनी फीलिंग्स को छुपाता था, जबकि यू बचपन से ही सख्त था। उन्हें दुख हुआ क्योंकि वो इतने सालों से उसके साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे थे, जबकि वो उन सब में सबसे काबिल था और वही कंपनी के मुश्किल काम करता था। उन्होंने यू के नाम कंपनी का सबसे बड़ा हिस्सा लिखने का फैसला किया क्योंकि छोटा बेटा धोखेबाज है और बड़ा बेटा अलग ही है। चोई ये सब कुछ सुन रहा था। वो लोग बात कर रहे थे कि यू कितना ताकतवर है और उसकी दूर की नजर है, जैसे वो पैदा ही लीडर हुआ हो। वो सच में लीडर है यार, लीडर। डैड ने लॉयर से कल कंपनी जाकर यू के नाम शेयर्स ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा। चोई भागकर यूनसान के पास गया और उसे जो हुआ वो बताया। वो गुस्से में था। यूनसान ने उसे शांत किया और कहा कि हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, लेकिन कल मेरी शादी है और मैं अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहता क्योंकि आखिर में कंपनी मेरी और तुम्हारी ही होगी। और हमें पता चलता है कि वो शुरू से जानता था कि यू ने चो को उसकी जासूसी करने के लिए भेजा था और जैसे यू उसके साथ खेल रहा था वो भी उन दोनों के साथ खेल रहा था। अरे वाह रे सांपों के राजा, फरिश्ते का मुखौटा पहने कमीने। वो चो के पास गया, उसके करीब आया और उसे बताया कि कल उसकी शादी है और वो चाहता है कि वो सबसे खूबसूरत दुल्हन बने। उसने उसके माथे पर किस किया। जो नर्वस हो गई। उसे प्यार करने की एक्टिंग करनी थी और वो जानता था कि वो उससे प्यार नहीं करती, लेकिन उसे अपने भाई से उसे छीनना था और भविष्य में उसके बच्चे के जरिए उसे ब्लैकमेल करना था क्योंकि वो ही फैमिली का वारिस है। इस तरह वो यू का और अपना दोनों का हिस्सा ले लेगा। जो अकेली बैठी और उसे याद आया कि जब उसने प्लान बदला था और यू की बात नहीं मानी थी तो कैसे यू ने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया था। वो डर गया था कि वो लोग चो को मार देंगे, लेकिन वो उनका बेटा है इसलिए वो चुपचाप दर्द सह गया। और जब उसने कहा था कि वो नहीं चाहता कि उसका बेटा किसी और को डैड कहे और कि वो बदल गया है और सच में उसके प्यार में पड़ गया है, उसे समझ आया कि शैतान शुरू से ही फरिश्ता था और फरिश्ता ही शैतान था। अगले दिन शादी थी। वो उस रिकॉर्डिंग डिवाइस को सुन रही थी जो उसने यूनसान की कार में लगाया था। उसे सब कुछ पता चल गया। चोई उससे पूछ रहा था, क्या तुम सच में उससे प्यार करते हो या उसे बदला लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो? यूनसान बोला, मैं उसके साथ खेल रहा था जैसे वो मेरे साथ खेल रही थी। मैंने सोचा ये एक मौका है। उसके पेट में जो बच्चा है उसे मैं डैड को दिखाऊंगा कंपनी के लिए, लेकिन बच्चे के पैदा होने के बाद मैं उसे खत्म कर दूंगा। वो उसके सामने खड़ी थी। शादी की रस्में हो रही थी और वो ये सब सुनकर टूट रही थी। रिकॉर्डिंग उसके कान में चल रही थी जिसमें वो कह रहा था, मैंने यू के लिए एक एक्सीडेंट तैयार किया है। डैड ने उसे एक प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए शहर भेजा है। जब वो रास्ते में वापस आ रहा होगा तो ट्रक उस पर चढ़ जाएंगे और उसे 100 टुकड़ों में तोड़ देंगे। अगर वो मर गया तो हम उसके पेट में जो बच्चा है उसका वारिस उसे बना देंगे ताकि हमें विरासत मिल जाए। वो मुझसे प्यार करती है और मेरी सच्चाई नहीं जानती तो वो मेरे साथ रहेगी, लेकिन अगर वो नहीं मरा तो मैं बच्चे के पैदा होने के बाद उसे ब्लैकमेल करूंगा ताकि वो मुझे अपने शेयर्स दे दे। शादी खत्म होने के बाद उन्हें खबर मिली कि यू ट्रक एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटल में है। डैड टूट गए। यूनसान उन्हें दिलासा दे रहा था और अपने भाई की सलामती के लिए प्रार्थना करने का नाटक कर रहा था, जो उसकी एक्टिंग की क्षमता देखकर शॉक में थी। बाद में उसे यू के बटलर का फोन आया और उसने बताया कि जब एक्सीडेंट हुआ तो यू कार में नहीं था। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि उसे थोड़ा वक्त मिल सके और वो पता लगा सके कि ये किसने किया है और वापस आकर उसे बचा सके क्योंकि वो खतरे में है। और यूनसान उसे इतने समय से धोखा दे रहा था ताकि उसे बदला ले सके। बटलर ने पूछा कि क्या उसने ये एक्सीडेंट करवाया
है यू से बदला लेने के लिए। चो बोली, तुम्हें लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? वो बोला, हो सकता है, क्योंकि तुम उससे नफरत करती हो और आग वाले क्राइम में उसकी जांच कर रही थी और उसे अपने पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार मानती हो और वो तुमसे नाराज है और तुम्हें समझा नहीं पा रहा है। उसने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें पता चल गया है कि हमारी कंपनी का नाम आग में शामिल था, लेकिन वो मिस्टर यू नहीं थे। कंपनी के किसी और ने ऐसा किया था ताकि केस उस पर डाल सके और उसे जेल भेज सके। और जब हम तुम्हारे घर पर थे तो मैं पुलिस के साथ आग बुझाने की कोशिश कर रहा था और किसी भी संदिग्ध दिखने वाले इंसान को ढूंढने की कोशिश कर रहा था ताकि हमें कोई सुराग मिल सके। जो भड़क गई, टूट गई और उससे सब कुछ डिटेल में बताने को कहा। वो बोला, जब मिस्टर यू होश में आएंगे तो वो तुम्हें सब कुछ बताएंगे। अगले दिन वो चुपके से हॉस्पिटल गई। उसे उनके साथ की यादें याद आई और उसका दिल दुखने लगा। वो सोच रही थी काश वो उसे शुरू से समझ पाती। वो बोली, तुम मरकर मुझे छोड़ नहीं सकते, तुम्हें जागना होगा और मुझे और अपने बेटे को बचाना होगा। जागो और एक पिता और पति की अपनी ड्यूटी निभाओ। वो जागा और बोला, आखिर तुमने बोल ही दिया मेरी जान, वेलकम बैक। छो बोली, तुमने कोमा में होने का नाटक किया, कार में होने का नाटक किया और ट्रक ने तुम्हें टक्कर मारी। जब ये सब झूठ था तो तुम्हारी जिंदगी में सच क्या है? मेरी जिंदगी का सच ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो उसके कन्फेशन से शॉक रह गई। यू बोला, तुम बेवकूफ हो और इतने समय तक मुझे महसूस नहीं कर पाई, लेकिन मैं गलत था। मैं तुम्हारे साथ कठोर था और तुम्हें मेरे प्यार को समझने का मौका नहीं दिया। मुझे माफ कर दो। वो बोली, तुमने मेरी बेइज्जती की और मेरे साथ एक कुत्ते जैसा बर्ताव किया। वो उसके दर्द से दुखी था। उसने उससे माफी मांगी और बोला, मैंने तुम्हारी फैमिली को नहीं मारा, लेकिन तुम्हारी फैमिली मेरी वजह से मरी। और उसने उसे बताया कि उस समय वो एक प्रोजेक्ट का इंचार्ज था और वो उस प्रोजेक्ट पर केस कर रही थी। यूनसान ने इस सिचुएशन का फायदा उठाया और आग लगा दी ताकि इल्जाम उस पर डाल सके, इस आधार पर कि वो प्रोजेक्ट का इंचार्ज है और किसी भी कीमत पर उसे सफल बनाना चाहता है। इसलिए वो उसके पेरेंट्स की मौत से फायदा उठाएगा और ये सब इसलिए ताकि डैड उसे कंपनी से निकाल दे और वो शेयर्स ले ले। उसने उससे कुछ भी करने से मना किया जब तक कि वो उसे इजाजत न दे, क्योंकि यूनसान चालाक है और उसे खुद उसके लिए प्लानिंग करनी होगी। जब उसने आग के समय उसे उस हाल में देखा तो उसे उस पर तरस आया और उसका दिल दुख गया, क्योंकि किसी की वजह से उसने अपने पेरेंट्स खो दिए थे और क्योंकि वो लड़कियों के साथ प्यार से पेश आना नहीं जानता था। वो उसके साथ जरूरत से ज्यादा कठोर बर्ताव करता था क्योंकि वो ताकत और बदले की फीलिंग के साथ बड़ा हुआ था, लेकिन वो ना चाहते हुए भी उसके प्यार में पड़ गया और उसके और अपने बेटे के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार था। लेकिन चो ने ही उसे रिजेक्ट किया और उससे नफरत की। बाद में उनके डैड अपने बेटे के दुख से कोमा में चले गए। यूनसान उनके लिए डरे होने का नाटक कर रहा था। चोई को खुद पर काबू नहीं था और वो चाहता था कि वो और यू दोनों मर जाएं ताकि जायदाद सिर्फ उनमें बढ़ जाए। बाद में डैड कोमा से बाहर आ गए, लेकिन उन्हें टेम्परेरी पैरालिसिस हो गया था। चोई ने जबरदस्ती उनसे कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाने की कोशिश की। डैड टूटे हुए थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। यूनसान यू के पास गया और अपनी चुप्पी तोड़ी। उसने कन्फेस किया और बोला, मैंने ही तुम्हारे लिए वो एक्सीडेंट प्लान किया था। चुप रहो, मैं शैतान निकला है, फरिश्ता नहीं, और मैं तुम्हें मारना चाहता था और तुम इतने सालों से उनकी जिंदगी में मेरी सच्चाई लाने की कोशिश करते रहे और नहीं कर पाए। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट और बेहतर हूँ। तुम शुरू से मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहे थे और मुझे फंसाने के लिए एक लड़की लाए। मैंने उसे तुमसे छीन लिया और तुम्हें ही उसमें फंसा दिया और तुम्हारा बच्चा तुम्हारी विरासत का वारिस बनेगा और मैं तुम्हारे बच्चे की विरासत का वारिस बनूंगा जब मैं उसे खत्म कर दूंगा। क्योंकि तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे, मैं ऑक्सीजन ट्यूब खींच लूंगा जो तुम्हें जिंदा रखे हुए है और तुम मर जाओगे और कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। ओह हाँ, भूल गया, डैड ने तो मुझे पहले ही आधी कंपनी लिख दी है और चोई खुश है क्योंकि तुम अब हमारे साथ नहीं रहोगे। और कल मैं एक कॉन्फ्रेंस करूंगा क्योंकि मुझे ऑफिशियली 50% शेयर्स के साथ सीईओ अपॉइंट किया जाएगा, तो आ जाना क्योंकि मुझे ऐसे दिन अपने भाई की जरूरत है। मुझे सपोर्ट करने आना मत भूलना। जो वहीं खड़ी सब कुछ सुन रही थी। अगले दिन कॉन्फ्रेंस का समय था। जो उससे चिढ़ी हुई थी इसीलिए उसने उसकी टाई ठीक से नहीं बांधी। वो उस पर भड़क गया और अपनी असलियत पर आ गया। वो बोला, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ये सब नहीं पता था कि तुम कौन हो? मैंने बहुत पहले से तुम्हारे फोन में एक स्पाई ऐप लगा रखा था और तुम्हारी हर हरकत पर नजर रख रहा था और कितनी बार तुम उसके बिस्तर में थी और मुझे पता था कि ये उसका बेटा है। मुझे बेवकूफ समझने की गलती मत करना और ये मत सोचना कि मैं किसी और की गलती का बोझ उठाऊंगा। नहीं, ये मेरी मर्जी से था और अब से तुम मेरे साथ इज्जत और तमीज से पेश आओगे और वो सब करोगी जो मैं चाहता हूँ। कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। वो खड़ी थी और खुद पर काबू रखे हुए थी। अचानक यू अपने डैड को लेकर अंदर आया। क्या शैतान है, दिल का शैतान। यूनसान शॉक रह गया, घबरा गया और ऐसा नाटक करने लगा जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसका भाई आखिर कोमा से बाहर आ गया है। यू बोला, तुम कल हॉस्पिटल आए थे मुझे अपनी कॉन्फ्रेंस में बुलाने और मैं आ गया। और अचानक उसने वो रिकॉर्डिंग चला दी जिसमें यूनसान अपने भाई चोई के साथ उसे ट्रक से मारने की साजिश रच रहा था।
था। ये वही रिकॉर्डिंग थी जो चो ने रिकॉर्ड की थी। यूनसान नर्वस था और गुस्से में था। वो बेनकाब हो गया था। यू ने वो रिकॉर्डिंग भी चलाई जो उसने कल के नाय था उसे रिकॉर्ड की थी। उसके डैड खड़े सुन रहे थे। प्रेस और बाकी सब शॉक में थे। अचानक उसके डैड ने उसे मारा और कहा, तुम शैतान हो, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे काम, बचपन से ही तुमने मुझे धोखा दिया। लेकिन अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ। तुम ही शुरू से अपने भाई को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे और वो खुद का बचाव करने की कोशिश कर रहा था। यू बोला, आप लोग अभी जा सकते हैं, हम इस मीटिंग को बाद के लिए टाल देते हैं क्योंकि यहाँ कुछ फैमिली मैटर्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। और हमें पता चलता है कि उसने अपने बड़े भाई से सच बोलने को कहा था। अगर वो चाहता था कि यू उसे माफ कर दे और जेल ना भेजे, क्योंकि उसके पास एक रिकॉर्डिंग थी जो साबित करती थी कि चोई उसकी मौत की साजिश में शामिल था। चोई ने कहा कि ये शुरू से उसका आइडिया नहीं था, ये यूनसान का आइडिया था। यू ने जवाब दिया, तुम मेरे बड़े भाई हो, कुछ भी हो जाए और तुम्हारी इज्जत है, लेकिन अगर तुम सच में मेरे बड़े भाई बनना चाहते हो तो तुम्हें कन्फेस करना होगा कि उस दिन क्या हुआ था जब हम छोटे थे, और सच बताना होगा जो तुमने अपनी आंखों से देखा था। और वो उसकी माँ की मौत के समय की बात कर रहा था जब यूनसान की माँ को मारा गया था। वो सब उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और टॉपिक खोला। डैड ने चोई से कहा, तुम्हारी माँ की मौत की रात मैं दूसरे देश से वापस आ रहा था और तुमने मुझे समझाया कि यू ने तुम्हें कमरे में बंद कर दिया था और तुम अपनी माँ को नहीं बचा सके जब उसकी माँ ने उसे चाकू मारा और भाग गई, और तुमने मुझसे झूठ बोला और इतने सालों तक मुझे धोखा दिया। यू बोला, उस रातों का मेरी माँ घर वापस आई थी क्योंकि उसे 7 साल तक किडनैप किया गया था और तुम्हारी माँ, उसकी बहन, ने ही उसे किडनैप किया था और उसे छुपाया था ताकि वो डैड से शादी कर सके। मतलब मेरी माँ भागकर डैड को छोड़कर नहीं गई थी। मेरी माँ को मेरे पैदा होने के बाद किडनैप कर लिया गया था और जब उसे पता चला कि इतने सालों से उसकी बहन ही उसके प्यार से शादी करके रह रही थी तो वो गुस्सा हो गई। लेकिन तब तुमने और तुम्हारी माँ ने हमारे खिलाफ साजिश रची और मुझे कमरे में बंद कर दिया, और तुम्हारी माँ ने मेरी माँ को मार डाला और भाग गई। जिसकी माँ मारी गई वो मैं था, तुम नहीं। मेरी माँ पागल नहीं थी। यूनसान टूट गया और कहने लगा कि इसका कोई सबूत नहीं है। अचानक उसकी माँ अंदर आई। यू ने बताया कि उसने उसे बड़ी मुश्किल से ढूंढा जब वो फैमिली के इतिहास में खोज कर रहा था और यूनसान ने उसे इतने समय तक एक ओल्ड एज होम में छुपा रखा था ताकि वो बेनकाब ना हो जाए। औरत ने कन्फेस किया कि वो उसका बेटा है, लेकिन उसने इनकार कर दिया कि वो उसकी माँ है। वो दुखी हो गई क्योंकि उसने ये सब उसके लिए किया था ताकि वो एक अमीर फैमिली में रह सके। उसने खुद को कुर्बान कर दिया और भाग गई ताकि इल्जाम अपनी बहन पर लगा सके और उसका बेटा नॉर्मल जिंदगी जी सके। चोई ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो सच में यूनसान की माँ है क्योंकि उसके हाथ पर एक जलने का निशान था और वो उसे उसी से पहचानता है। और उसने उस दिन यूनसान को यू को कमरे में बंद करते हुए देखा था, लेकिन वो ये नहीं देख पाया था कि किस माँ ने दूसरे को मारा क्योंकि वो जुड़वा थी और एक जैसी दिखती थी। यहाँ पूरी सच्चाई सामने आ गई। यूनसान टूट गया। पुलिस आई और जिसने आग लगाई थी उसने उसके खिलाफ गवाही दी और कहा उसने ही मुझे आग लगाने का ऑर्डर दिया था ताकि वो इल्जाम मिस्टर यू पर डाल सके क्योंकि वो उस समय उस प्रोजेक्ट के इंचार्ज थे। यू चो की तरफ देख रहा था जैसे कह रहा हो, मैंने तुम्हें इंसाफ दिलाया और मैं बेगुनाह निकला। बाद में डैड बड़े भाई को कोड़े से सजा दे रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे पहले यू के साथ हुआ था। वो उसकी बेइज्जती कर रहे थे और उसे गालियाँ दे रहे थे कि वो अपने भाई को मारने की साजिश रच रहा था, और एक नहीं दो एक्सीडेंट। और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने समय से शैतानों को पाल रहे थे। उन्होंने यू से अपना बदला लेने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया और बोला मैंने उसे माफ कर दिया क्योंकि वो मेरा बड़ा भाई है और उसने मेरी माँ के बारे में सच भी बताया और इस तरह उसे इंसाफ मिल गया। जो वहीं खड़ी सब कुछ देख रही थी। अगले दिन यू उसके पास गया ताकि वो बात कर सके और एक नई शुरुआत कर सके। उसने जो को खुद से बात करते हुए सुना। वो अपने पेरेंट्स से कह रही थी कि एक इंसान जिसे वो बुरा, बेरहम, घिनौना और शैतान समझती थी, उसने उसे उनका इंसाफ दिलाने में मदद की, और जितना वो शुरू में उससे नफरत करती थी उतना ही वो अब उससे प्यार करती है क्योंकि उसने उसकी मदद की और उसके साथ खड़ा रहा। तभी जब वो उसे चोट पहुंचा रही थी और उसकी पीठ में छुरा घोंप रही थी, लेकिन उसका दिल अभी भी उससे दुखा हुआ है। वो उसकी दी हुई बेइज्जती को भूल नहीं पा रही है। यू वहीं खड़ा सब कुछ सुन रहा था। वो उसके पास गया और बोला मैंने पहले जो कुछ भी किया उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी हर चीज की भरपाई करूँगा अगर तुम मुझे बस एक मौका दो ताकि हम पास्ट को भूल सकें और एक दूसरे को नए सिरे से जान सकें और एक खुशहाल फैमिली की तरह रह सकें। मैं, तुम और हमारा बच्चा। जो ने अपने आंसू पोंछे
मुझे उसे माफ कर दिया और उसके साथ नई शुरुआत करने का फैसला किया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और खुद को नए सिरे से इंट्रोड्यूस किया। यू ने उससे शादी करने के लिए पूछा। उसे अपनी यादें याद आई और उसने उसके लिए नई यादें बनाने का फैसला किया जो प्यार और सुरक्षा से भरी हो। और हमें पता चलता है कि कुछ दरवाजे बाहर से खराब दिखते हैं, लेकिन जब वो खुलते हैं तो उनसे रोशनी निकलती है और वो एक नई दुनिया में ले जाते हैं। और जो इंसान आपसे प्यार करता है वो हमेशा आपको नुकसान से बचाने की कोशिश करता है, चाहे वो अंदरूनी हो या बाहरी। और इंसाफ मिलने में समय नहीं लगता, क्योंकि दिल उस समय से कैद होते हैं और उन्हें आजाद करना पड़ता है ताकि वो जी सके। और सच की हमेशा जीत होती है, और जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। और यहीं पर हमारी ये स्टोरी खत्म होती है।